Hello learners, welcome back to this very amazing lecture. So, this is the current affairs of April 2025. जनवरी से लेकर के मार्च 2025 तक के हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट्स में भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट भी आपको आई बटन में डाल दूंगा, वो आप एक बार देख लेना। अभी हम फोकस करेंगे अप्रैल 2025 के लिए, और ये आपके लिए यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत रिलेवेंट है और बहुत ही ज्यादा जरूरी करंट अफेयर्स है। इनको बहुत ध्यान समझना है और स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, बहुत ध्यान समझना है। इसके शॉर्ट नोट्स भी आप बना सकते हो, अगर शॉर्ट नोट्स चाहिए बने बनाए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ टेलीग्राम अकाउंट का। हमारे ग्रुप में जाकर के एक बार वहां पर बेसिकली ज्वाइन करिए, आपको वहां पर सारा पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें हम ये। तो याद रखना कि अप्रैल का है। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एम्फेसाइज किया है सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर के कि भाई गवर्नेंस में सबसे जरूरी है ये। ठीक है, कि भाई सिर्फ गवर्नमेंट ही जो है वो अकाउंट, बेसिकली हम बात करें विच इज इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड इज अकाउंटेबल टू देम। ठीक है, कि भाई गवर्नेंस किसके पास होनी चाहिए, है ना, जस्टिस का काम किसके पास होना चाहिए, ये हम देख चुके हैं। सेपरेशन ऑफ पावर मैंने एक्सप्लेन भी किया है व्हेन इट कम्स टू आपका लक्ष्मीकांत और इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की सीरीज, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेंगे एक बार, है ना। अब बात करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ने एम्फेसिस किया है सेपरेशन ऑफ पावर को, भाई नेसेसिटी है ये, जरूरी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली डिवोल्व करें और डिमार्केशन करें। ठीक है, आइडिया क्या है, किस तरीके से है ना, वो सब हमको यहाँ पर नहीं देखना है, क्योंकि मेंस के पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है। हमें क्या करना है, हमें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से यहाँ पर से चीजें निकाल करके लेके जानी है। तो जो चीजें हाईलाइट करूंगा ना, बस वही देखना। तो एरिस्टोटल ने पहली बार क्लासिफाई किया था फंक्शंस ऑफ द गवर्नेंस, तो कि भाई डेलिबरेटिव होता है, मैजिस्ट्रियल होता है, जुडिशियल होता है। हालांकि मैंने एक्सप्लेन किया है, एरिस्टोटल, प्लाटो, कन्फ्यूशियस, कार्ल मार्क्स, है ना, जॉन लॉक, उसके अलावा हम बात करते हैं थॉमस हॉब्स, लॉक, रूसो, है ना, इन सब के प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपको अवेलेबल करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। फ्रेंच ज्यूरिस्ट थे मोंटेस्क्यू, उन्होंने भी सेपरेशन ऑफ पावर की बात कही, चेक्स एंड बैलेंस को भी करी। और मॉडर्न में तो हम बात करें द स्पिरिट ऑफ लॉस, मोंटेस्क्यू की बुक है ये, 1748 में आई थी। ठीक है, तो ये मेजर मेजर है आपका सेपरेशन ऑफ पावर की। अगर हम इंडिया के अंदर हम बात करें तो वही सब चीजें हैं यार, कि भाई किसको पावर देनी है, कितनी देनी है, चेक्स एंड बैलेंस रखना है नहीं रखना है, तो रखना है भाई। ये वाली कुल मिला के बात है। लेजिस्लेचर ज्यादा इंक्लूड करेगा तो आपका एग्जीक्यूटिव बोलेगा, एग्जीक्यूटिव करेगा तो जुडिशरी बोलेगी, इस तरीके। एंड ये पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भी है भाई। बेसिक स्ट्रक्चर हम बहुत बार देख चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर इज द पार्ट ऑफ आपके बेसिक स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पर एक बात याद रखें, जैसे नैनजैक लेकर के आए थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया था। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये लेजिस्लेटिव इंक्रोचमेंट का एक एग्जाम्पल है। ठीक है भाई, कई बार क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है ऑर्गन्स के बीच में, और इस चीज को लेकर के बहुत सारे केसेस भी सामने आए हैं आपके, और वो मैंने एक्सप्लेन किया हमारी एक और सीरीज में, विच इज इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया की सीरीज है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मजे आ जाएंगे, मजे सब करा चुका हूँ, एक बार आपको देखना है, पकड़ के चलना है। जिसने देख लेना है ये वाली मेरे लेक्चर, अगर हम बात करें 200 वीडियोस के आसपास ना, लेंदी वीडियोस है, मतलब बड़ी वीडियोस, बाकी शॉर्ट्स हैं 500 वीडियोस के अलावा, शॉर्ट्स हैं वो सारी। तो आपको देख करके समझ के चलना पड़ेगा कि अगर जिसने वो 200 देख लेना, एक कॉम्प्रिहेंसिव माइंडसेट स्टैब्लिश आपका हो जाएगा कि भाई तैयारी किस तरीके से करना है, क्या चीजें पढ़नी है, क्या रिलेवेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। अब नेक्स्ट में ना असेंट टू स्टेट बिल्स, कि भाई बिल्स जब बनती है ना, तो उसका प्रोसीजर क्या है, अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या होता है, बिल इंट्रोडक्शन का क्या प्रोसीजर है, कितने लोगों का सपोर्ट चाहिए, कौन सा क्या कौन टाइप्स ऑफ बिल्स होते हैं, ये सब एक्सप्लेन किया लक्ष्मीकांत की सीरीज में, यहाँ भी समझेंगे थोड़ा सा। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु का ये केस आया आपके लिए, उन्होंने डायरेक्शन दिया है टू इंश्योर द टाइमली अप्रूवल ऑफ द बिल्स जो स्टेट लेजिस्लेचर पास करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड क्या है कि 2020 में और अप्रैल 2023 में स्टेट लेजिस्लेचर ने 13 बिल्स पास किए थे, और इनमें से 10 ऐसे थे जो या तो विदहेल्ड कर लिए गए हैं, या फिर वो वापस असेंबली के बाद भेज दिए गए हैं बाय द गवर्नर विदाउट एनी कम्युनिकेशन। बताइए, दिस इज नॉट राइट ना। अब यहाँ पर ना एक आर्टिकल समझो आप, आर्टिकल 168 की बात करते हैं। ये कहता है कि गवर्नर इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये आपका केंद्र का पपेट नहीं है, ये स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है। जैसे प्रेसिडेंट इंडियन पार्लियामेंट का पार्ट है ना, वैसे ही है। आसान है ना, मेंबर भी नहीं है किसी भी हाउस का, दोनों ही नहीं है। पर फॉर अ बिल टू बिकम अ लॉ, इसका असेंट बहुत जरूरी होता है। ठीक है,
अब गवर्नर को कोई चीज खनक गई या फिर उसको लगता है यार ये तो फेडरलिज्म का इश्यू है ना, मुद्दा बड़ा है, मेरी औकात से ऊपर है, राइट, फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो वो प्रेसिडेंट के लिए रख लेते हैं उनको, उनके जुरिडिक्शन में नहीं आ रहा भाई, तो प्रेसिडेंट देख लेंगे। तो इस तरह की चीजें चलती है ना। अब गवर्नर जो थे आपके, अगर हम बात करें, रीपास देम विदाउट एनी मटीरियल, बताओ, जब इसको वापस चेंज किया ना विदाउट, तो गवर्नर ने उसको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लिया। अब तमिलनाडु गवर्नर ने एक रिट पिटीशन फाइल करी, गवर्नर के ये जो इनएक्शन और जो है कि जरूरी बिलों पर भी नहीं पास कर रहे, तो क्या हो गया, तो उसको लेकर के भी कोर्ट ने दिया है, गवर्नर का इनएक्शन को लेकर के रिजर्विंग, कि भाई बिल रिजर्व कर रहे हो आप, है ना, लीगली इनवैलिड है ये वाली बात किसने बोली, सुप्रीम कोर्ट ने। देयरफॉर प्रेसिडेंट के एक्शन ऑन दोस बिल वर आल्सो डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। बताइए कितनी बड़ी बात है ये, छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है ये। अब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के डिसीजन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर रहा है, छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये वाली बात बोलता है कि भाई सुनो, हम सुप्रीम कोर्ट को ये ताकत दे रहे हैं, और उन्होंने बेसिकली ताकत एग्जीक्यूट करी कि भाई, जो कि बताता है कि कंप्लीट जस्टिस करना है इनको। 142 बड़ा बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखो क्या होता है, कि एक बिल को, स्टेट के बिल की बात करते हैं कि भाई उसको पास कराना कैसे होता है, तो गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कि आर्टिकल 200 के अंदर, कि स्टेट लेजिस्लेचर पास कर देगा, है ना, गवर्नर के पास जाएगा। अब गवर्नर के पास चार तरीके होते हैं, चार एक्शंस के लिए उनके पास ऑप्शंस होते हैं। पहला, या तो वो उसको असेंट दे दे, है कि नहीं, या तो वो असेंट दे दे उसको कि भाई अब जो है ये बिल पास हो चुका है, ये कानून बन गया आपका, या फिर विदहोल्ड कर दे। विदहोल्ड का मतलब रिजेक्शन ही होता है। अभी रिसेंटली किसी स्टूडेंट ने मैंने पूछा था कि विदहोल्ड क्या होता है, रिजेक्शन क्या होता है। अरे भाई, विदहोल्ड ही आपका क्या है, रिजेक्शन है। पॉकेट वीटो पूछ रहे थे, तो पॉकेट वीटो ये है कि पॉकेट में डाल लिया, डिसीजन भी नहीं दे रहे। रिजेक्शन होता है एग्जीक्यूटली, कि भाई ब्लंटली बोलते कि ना, नहीं हो पाएगा। देख, फिर आता है रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, कि भाई असेंबली से आ गया, वापस भेज दो, है ना, वापस भेज दो कि भाई देख लो एक बार, लेकिन मनी बिल को नहीं भेज सकते, है ना। अगर लेजिस्लेचर उसको वापस से पास कर देती है विद और विदाउट चेंजेस, तो गवर्नर को उसको क्या करना पड़ता है, अपना असेंट देना ही पड़ता है, या फिर उसको रिजर्व कर सकते हो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। ठीक है, कि भाई प्रेसिडेंट की बात, हाथ में बात आ गई, मैं बीच में से हट रहा हूं, अब वहां से आएगा जो निर्णय आएगा आपका। ठीक है, अब गवर्नर में डू दिस एज सुन एज पॉसिबल। हाँ ठीक है, तो ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इन सच केस में। तो भाई वो आर्टिकल 201 में आ जाएंगे वो। तो गवर्नर ने रिजर्व किया, प्रेसिडेंट के पास तीन तरीके आते हैं, फिर तीन एक्शंस हैं। या तो वो उसको असेंट दे दे तो कानून बन जाएगा, या उसको रिजेक्ट कर दे, विदहोल्ड कर दे, है ना, कि मना ही कर देना है। या फिर वो उसको क्या करते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं, अगर वो मनी बिल नहीं है तो। मनी बिल को नहीं भेज सकते, आप ये याद रखो। ठीक है, रिटर्न भी नहीं कर सकते, उसको असेंट देना पड़ता है आपको, या विदहोल्ड कर लो उसको। तो अगर लेजिस्लेचर ने उसको रिकंसिडर किया और पास कर दिया 6 महीने के अंदर, तो फिर प्रेसिडेंट के पास क्या ताकत रहेगी, इसको भी समझ लो भाई। अब यहां पर प्रेसिडेंट के पास क्या ताकत है, ऊपर तो करना पड़ेगा आपको, वापस से देना ही पड़ेगा गवर्नर, लेकिन यार राष्ट्रपति इतना छोटी चीज थोड़ी है। अब प्रेसिडेंट के पास ना दो तरीके आएंगे, या तो वो असेंट दे दे या फिर उसको रोक दे। ठीक है, लेकिन तो यही तो वो बात बोल रहे हैं कि गवर्नर की तरफ प्रेसिडेंट ओब्लिगेटेड थोड़ी है कि वो रिकंसिडर्ड बिल को भी पास कर दे, है ना, ऐसा नहीं होता। तो जजमेंट की हाईलाइट यही है कि इनएक्शन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ करके। और देयर इज नो पॉकेट वीटो और एब्सोल्यूट वीटो गवर्नर के पास या प्रेसिडेंट के पास। ये वाली बात बोलती है, नॉट ये बोलते हैं कि कोई प्रिस्क्राइब लिमिट तो नहीं है, पर ऐसा नहीं करोगे आप, है ना। अब बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट कुड सीक रिट ऑफ मेंडेमस। समझ गए, मेंडेमस क्या होता है, रिट्स में हम बात करते हैं। मेंडेमस होती है इन ऑर्डर टू, मतलब एक कोर्ट से ऑर्डर जाएगा गवर्नमेंट ऑफिशियल को, टू प्रॉपरली फुलफिल देयर ऑफिशियल ड्यूटीज और करेक्ट देम एज एन अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन। तो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ही हुआ एक तरीके से देखा जाए। अब कह रहे हैं कि गवर्नर जो है रिजर्व नहीं कर सकते और रीइनेक्टेड बिल्स को प्रेसिडेंट को नहीं दे सकते हैं, है ना, कांट, मतलब है ना, वही बात है। तो अब बिल कैन बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट असेंट। फर्स्ट ट्रांस में करो भाई, कि भाई आ गया आपके पास तो आपने वापस भेजा नहीं, ये नहीं चलेगा, रख लो उसको सीधा ही, ये वाली बात बोलते हैं। ठीक है, तो जब रीइनेक्ट कर देगी तो गवर्नर कैन नॉट रिजर्व इट फॉर द प्रेसिडेंट। ये भी सही बात है, अच्छी बात है। प्रिस्क्राइब टाइमलाइन फॉर द असेंट बिल, इन्होंने कहा कि कुछ टाइमलाइंस देते हैं, लेकिन जुडिशियल स्टैंडर्ड्स टू इंश्योर द टाइमली इनएक्शन एंड अवॉइड आर्बिट्रेरी ने कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किए टाइमलाइन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द पावर। अब टाइमलाइंस कौन सी बात करी है भाई इसके अंदर, इन्होंने देखते हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई आपके 1 मंथ तो रहेगा विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस, और 3 मंथ रहेंगे अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस। तो इन 1 महीने वाले में अगर हम बात करें तो दे दे या विद होल्ड कर ले, है ना, जस्ट अ सेकेंड, राइट।
फिर रिजर्व कर ले बिल प्रेसिडेंट के लिए, एक मंथ और क्या हो सकता है भाई, असेंट दे दे बिल को रिकंसिडर जो किया है स्टेट लेजिस्लेचर ने, यही कर सकते हो आप, एक मंथ के अंदर करना ही पड़ेगा आपको। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के खिलाफ है तो बिल रिटर्न करना पड़ेगा फॉर रिकंसिडरेशन विद अ मैसेज कि भाई ये दिक्कत है ना। फिर बात करेंगे, रिजर्व करेंगे बिल कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और एक 3 मंथ की अगर बात करें, प्रेसिडेंट को डिसाइड करना पड़ेगा जो बिल रिजर्व किया था गवर्नर ने, और उसको 3 महीने के अंदर या तो पास करेगा विदहोल्ड करेगा, ठीक है, तो ये बाउंडिंग हो गया उन पे। इसमें ये भी लिखा है कि गवर्नर लैक्स एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन अंडर आर्टिकल 200, आर्टिकल 163(1) क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एड एंड एडवाइस करने के लिए है वो, एक्सेप्ट कि भाई जब गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनली रिक्वायर्ड है कि भाई वो अपने डिस्क्रिप्शन से काम करे। आर्टिकल 200 क्या कहता है, आर्टिकल 200 कहता है कि गवर्नर डज नॉट पोसेस एनी डिस्क्रिशनरी पावर, है ना, और मैंडेटरीली अवॉइड है बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एक्सेप्ट इन फॉलोइंग सिचुएशन, कौन कौन सी है। पहला, आर्टिकल 200 का सेकंड प्रोविजन है कि जब हाई कोर्ट या फिर उसकी पावर को डेरोगेट करें तो वो वाली बिल में डिस्कशन नहीं चलेगा, डिस्कशन चलेगा। स्टेट बिल्स विच विल नॉट बिकम इफेक्टिव विदाउट द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी है जिसमें फेडरलिज्म के इशू आता है, मनी बिल्स होते हैं, है ना, कॉन्करेंट लिस्ट का क्वेश्चन आता है, ये फेडरलिज्म में आ गया, इंटरेस्टेड ये भी वही आ गया चीजें, है ना। स्टेट बिल्स विच रिक्वायर असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, और जिसमें टू सिक्योर द इम्यूनिटी ऑफ आर्टिकल 14 से 19 जो फंडामेंटल राइट है, और आर्टिकल 31 ए और 31 सी, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिस्क्रिशनरी पावर अंडर आर्टिकल 200 इन सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ये भी क्या है, ये हालांकि जुडिशियल जस्टिसेबल नहीं है, पर ये बेसिकली अगर हम बात करें, ये असेंट ग्रांट ऑफ असेंट बाय द गवर्नर टू द प्रेसिडेंट जब उसको माना जाता है, तो ये जस्टिसेबल नहीं है। नेक्स्ट बात आती है जरूरी कि प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट से ऑन बिल रिजर्व फॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, है ना, अगर गवर्नर रिजर्व करता है वो वाले बिल तो, ठीक है, ओके। प्रेसिडेंट शुड सीक द सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन अंडर आर्टिकल 143, और इसमें ये रहता है कि प्रेसिडेंट के पास ताकत है कि वो उनसे एडवाइजरी ओपिनियन ले सकता है, ठीक है। और सच कंसल्टेशन इज इंपॉर्टेंट एज गवर्नर कैन नॉट रेफर सच मैटर टू द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ही के पास फाइनल अथॉरिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज को इंटरप्रेट करने की। और आर्टिकल 143 तो है ही सही कि कोर्ट का ओपिनियन भी जो है परसुएसिव वैल्यू का तो है, बाइंडिंग नहीं है तो क्या हुआ, है ना। अब थर्ड देखते हैं हम यहाँ पर स्टेट डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी, ये भी बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। तो इसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी। उन्होंने कहा था कि भाई स्टेट ऑटोनॉमी और फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करना है, इस मुद्दे को बेसिकली द सेंटर ऑफ फोकस ये रहेगा। तो इसको हेड कोर्ट ने किया था फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कुरियन जोसेफ, ठीक है। वही था, सेंटर स्टेट के रिलेशंस को देखेंगे, रिस्टोर कैसे शिफ्ट करें स्टेट लिस्ट राइट टू द कंकरेंट लिस्ट, से थोड़ा पलड़ा भारी होगा, रिस्टोर पावर करने की बात थी। उसके बाद अब बात करते हैं स्टेट को हेल्प कैसे करें टू ओवरकम द एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस होती हैं, स्टेट ऑटोनॉमी बढ़े, और राज्य मन्नार कमेटी की रिकमेंडेशन को रिविजिट करें, ठीक है। तो इन सबको लेकर के बात हुई 26/2026 को, इन्होंने अपनी बेसिकली भी आ चुकी है, अगर हम बात करें, क्योंकि आज हम इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं मैगजीन को, लेकिन उस टाइम पे थी कि भाई आएगी, है ना, फाइनल रिपोर्ट 2 साल के अंदर आएगी, 27-28 में आपके ये आ जाएगी, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला प्रीवियस, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि प्रीवियस कौन सी कमिटीज है रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशन। तो सबसे पहले आती है आपके राजमन्नार कमेटी, यूपीएससी के पीवाईक्यूज आई है, और मैं इनको हाईलाइट करते जाऊं, जिन पे भी मैं स्टार मार्क कर दूं ना, वो आपके लिए बहुत क्रूशियल है, वो आपके शॉर्ट नोट्स में ऐड होना चाहिए। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं और नहीं बना पा रहे हैं आप, तो डू नॉट नीड टू वरी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर लेना, राइट। बात करते हैं कि राजमन्नार कमेटी है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ना ये क्रोनोलॉजी याद रखनी है। फिर आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन है 1973 का था, और वेस्ट बंगाल का मेमोरेंडम आया था, जिसने कि 356 को उड़ा देने की बात करी थी, 1977 में आया था ये, राइट। तो यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं, फेडरल स्कीम क्या है इंडिया की, भाई कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ बस आपको मैं। आर्टिकल 46 की बात करते हैं, तो ये लेजिस्लेटिव पावर बताता है पार्लियामेंट की और स्टेट लेजिस्लेचर की, कि भाई कहते हैं कि 7 शेड्यूल में लिस्ट दे रखी है, उनको लेकर के आपके पास पावर है, उस पर कानून बना सकते हैं आप। यूनियन लिस्ट में 97 है, स्टेट में 66 है, और आपके कॉन्करेंट में 47 है। ये आजादी के टाइम पे ऐसा नहीं था, इसमें थोड़ा चेंजेस किए गए, कैसे बताता हूँ आप। ये चीज आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये बहुत ही क्रूशियल चीज आपको बता रहा हूँ मैं, उसको ध्यान से पढ़ना। जब 42nd अमेंडमेंट किया गया था, तो इसके अंदर 5 सब्जेक्ट थे जो स्टेट लिस्ट से उठा करके कॉन्करेंट में डाल दिए गए, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर, उसके बाद बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। एक तो ये है।
तो ये था दूसरा आपके लिए ना कौन कौन से जरूरी है आर्टिकल्स रिलेटेड टू फेडरलिज्म। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे आर्टिकल 248, इसमें रेसिड्यूरी पावर के बारे में बात क्या है। ये कहा कि भाई आपको ना एक बार बताओ, सेंटर के पास कुछ दे दिया, स्टेट के पास कुछ दे दिया, कॉन्करेंट में कुछ डाल दिया, इसके अलावा भी तो बहुत सारे मुद्दे बचे हैं ना भाई। वो कहाँ जाएंगे, तो वो पार्लियामेंट के पास जाएंगे, यानी कि अल्टीमेटली वो सेंटर के पास जाएंगे। ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 249, राइट। इसलिए कहता है कि जो स्टेट के सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी, जो नेशनल इंटरेस्ट का पक्ष है ना, बेसिकली उस पर कानून बना सकते हैं। कौन, पार्लियामेंट आपके। आर्टिकल 250 की बात करते हैं तो सेंटर के लेजिस्लेट ड्यूरिंग इमरजेंसीज। ये भी बात है कि बताइए कि भाई अगर इमरजेंसी लग रही है ना, या तो पूरे देश में लगेगी या उस स्टेट में लगेगी, तो पार्लियामेंट के पास ताकत है, सेंटर के पास ताकत है, वहां पर कानून बना देगा, चाहे स्टेट लिस्ट क्यों ना हो। आर्टिकल 242 कहता है लॉज फॉर स्टेट्स विद देयर कंसेंट, ठीक है, उनके कंसेंट को लेकर के हम बात करते हैं। आर्टिकल 253 कि अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटीज करके आया है केंद्र गवर्नमेंट, राइट, तो उसको लागू करने के लिए वो कानून बना सकते हैं। और अगर स्टेट उस पर इंटरवियर करता है तो वो ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 254 की बात करते हैं तो यूनियन लॉ प्रिवेल्स इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर दिक्कत होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो यूनियन लॉ इज द सुपीरियर। 56, 57 और 365 की बात करते हैं तो सेंटर कैन डायरेक्ट स्टेट्स एंड इन्फोर्स थ्रू द प्रेसिडेंट। ठीक है, 65 और इन सब के अंदर कहते हैं भाई आर्टिकल 365 तो साफ बोलता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अकॉर्डिंग आप काम नहीं करेंगे, सेंटर के डायरेक्शन को लेकर काम नहीं करेंगे, तो लगा देंगे आप पे क्या, बिल्कुल इमरजेंसी लगा देंगे भाई। किसके अंदर लगती है इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 356 के अंदर, है ना। सही बोल रहा हूँ। आपका क्वेश्चन है आज का सबसे पहला, इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में पढ़े, जोनल काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे, राइट। और उसके अलावा आप इसके आप पढ़ेंगे जीएसटी काउंसिल के बारे में, नीति आयोग के बारे में। ठीक है, तो ये चार चीजें मैं आपको दे रहा हूँ, इंटरस्टेट, जोनल, जीएसटी काउंसिल और नीति आयोग, पढ़ के आना है आपको। और नहीं पढ़ा है तो सब कुछ, सब मैंने लेक्चर बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, और आप लक्ष्मीकांत वाली और इंडियन पॉलिटी वाली सीरीज में जाकर के देख भी सकते हैं। सबके लेक्चर सेपरेट है, पढ़ लेना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भैया 5 इयर्स ऑफ स्वामित्व स्कीम। ये क्या बेसिकली आपकी स्कीम है भाई, तो स्वामित्व की पूरा अगर हम बात करें तो सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। अच्छा, पीटी 365 जो है वो भी लेकर के आएंगे। जस्ट इन वाली मैगजीन्स का ये जब खत्म हो जाएंगे आपके, जस्ट उसके बाद ही आपके वो मैगजीन्स भी आ जाएंगी। ठीक है, तो नॉट डू नॉट नीड टू वरी एट ऑल। तो कब आया था ये, 2020 में आया था। इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, ये जरूरी होता है आपके। तो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है, इंटर मिनिस्टेरियल ये एफर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, उसके अलावा स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट एंड सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सर चार पांच इंस्टीट्यूशंस है जिनके मेल जोल से बेसिकली कोहेरेंस से इसको इम्प्लीमेंट कर किया गया। की टेक्नोलॉजी पार्टनर मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, यहाँ पर हम बात कर चुके हैं, सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके अलावा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज है। तो आप इन सब के बारे में एक छोटा सा कुछ भी जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करें तो स्टेप ये इसके अंदर मेजर कंपोनेंट्स क्या थे, तो कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशंस कोर्स नेटवर्क्स को बोलते हैं, ग्राउंड कंट्रोल पे काम करता है। ड्रोन मैपिंग, सब चीजों की ड्रोन मैपिंग की जाएगी रूरल एरियाज में। ऊपर आईईसीआर के इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन इनिशिएटिव, जैसे कि एजुकेट करना है, सब चीजें। और ग्रामीण मानचित्र एनहेंसमेंट, ये ड्रोन सर्विस के थ्रू, एनालिटिकल टूल्स के थ्रू ये कंप्लीट यहाँ पर किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स तो सिंपल है आपके, वही एक्यूरेट रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स के, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब में काम आएगा ये सब चीजें। ठीक है, उसके बाद आप ये देखो यहाँ पर जरूरी चीज क्या है आपके लिए, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसके बारे में जान लेना है कि भाई बहुत लॉन्ग टर्म वैकेंसी चल रही है यहाँ पे, 2019 से यहाँ पर है नहीं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अनामली है ये भैया, है ना। तो बैकग्राउंड क्या है, तो कब आया था ये, 1921 में आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1990 के थ्रू। और सच्चिदानंद सिन्हा हमारे फर्स्ट ऑफिस थे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या बने, इसके डेप्यूटी स्पीकर बने। ठीक है, अब ये बात करते हैं एम ए अयंगार, ये फर्स्ट इलेक्टेड डेप्यूटी स्पीकर थे पोस्ट इंडिपेंडेंस में। ये बात याद रखेंगे, बहुत जरूरी है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 93, जो लोकसभा को प्रोवाइड करता है, मतलब जल्द से जल्द, एज सुन एज मे बी, कि भाई 2 मेंबर ऑफ हाउस को स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर बनाना कंपलसरी है। और एज पर लॉन्ग स्टैंडिंग कन्वेंशन, जो डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट होती है ना, वो अपोजिशन ही को दिया जाता है, अपोजिशन का लीडर ही होता है वो। रेजिग्नेशन और रिमूवल की बात करें तो आर्टिकल 94 डील करता है आपका इससे, कि भाई वेकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल किस तरीके से यहाँ पे किया जाएगा। और स्पीकर रिजाइन भी कर सकता है, डेप्यूटी स्पीकर, राइट,
को अपना रेजिग्नेशन देने के लिए, और डेप्यूटी स्पीकर किसको दे सकता है? स्पीकर को। ड्यूटीज क्या है अंडर आर्टिकल 95 के अंदर? वही, अगर स्पीकर की पोस्ट वेकेंट हो गई, एब्सेंट हो गए वो, तो डेप्यूटी स्पीकर उनकी तरफ बदले क्या करता है, वहां पर चेयर करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव है, असेंशियल भी है। अयंगार जी जो है वो एक्टिंग स्पीकर भी उन्होंने, एज अ एक्टिंग स्पीकर भी उन्होंने काम किया है, क्योंकि उस समय जीवी मावलांकर ये हमारे क्या थे, उस समय के स्पीकर थे, उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, इश्यूज क्या है कि सेंट्रलाइजेशन है ऑफ द प्रोसीजरल पावर, है ना, डिसरिगार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट को लेकर के, और साइडलाइन कर देते कई बार पॉलिटिक्स जो होती है कि भाई इंक्लूसिव होना चाहिए, जो कि नहीं हो पाता। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं इनएक्शन बाय स्पीकर ऑन डिफेकेशन पिटीशन, यानी कि डिफेक्शन होता है ना भाई, जो दल बदल जिसको हम बोलते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कंडेम किया है कि ये बहुत दिनों से ना ये पड़ी थी भाई, कि भाई बहुत सारे स्पीकर्स हैं जो कि ना कोई एक्शन नहीं लेते हैं इन सब चीजों पे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से फटकार लगाई है भाई कि इस तरीके से नहीं कर सकते, इन डिसीजन की कैपेसिटी आपको नहीं रखनी है, आपको डिसीजन देना ही है उस पर। तो आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई एक तो इनएक्शन है इनका, और दूसरा एक रीजनेबल टाइम फ्रेम की कमी है। ये स्पीकर के ऊपर डिपेंड है कि वो कब इस पे डिसीजन देता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में वायलेट, कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न नहीं है। ठीक है, एक केस इससे रिलेटेड आपका याद रखना, केशव मेघा चंद्र सिंह वर्सेस स्पीकर मणिपुर असेंबली 2020 का एक केस है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर कोई भी स्पीकर तीसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर कोई भी स्पीकर ऐसी काम करता है, तो फिर आप फुल जो हम बात करते हैं आर्टिकल 142 जो कि है कंप्लीट जस्टिस का, सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर करेगी। आपको पता है 52nd अमेंडमेंट एक्ट आया था राजीव गांधी के टाइम पे 1985 में, तभी एंटी डिफेक्शन लॉ ऐड किया गया था कि भाई इसका ग्राउंड क्या है डिस्क्वालिफिकेशन का, किसी मेंबर को हटाना हो तो ये सिंपल है कि भाई अपनी मर्जी से वॉलेंटरली अपनी पार्टी की मेंबरशिप को लीव कर दे, या फिर है ना पार्टी विप को डिफाई कर दे। पार्टी विप होती है ना, यानी पार्टी की गाइडलाइंस उसको डिफाई कर दे। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू ज्यादा मान्य रखता है ओवर जो हम बात करते हैं स्पीकर के डिसीजन पे। ठीक है, क्योतो कोलोहन होलोवन जो केस है आपका 1992 का, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको भी जाके देख लेना, आप लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। रवि एस नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, ये बताता है कि स्पीकर को पॉलिटिकल फिगर की तरह काम नहीं करना है, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद के बेसिस पे काम। एक केस और था कर्नाटका एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन, इसमें कहा था कि हम ना इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल बनाना चाहिए जिसके चलते ये चीजें होती है। नेक्स्ट आता है आपका इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल है 2025 का, ये पास हो चुका है। तो इससे किस किस कौन कौन से एक्ट को रिपील किया है? तो पासपोर्ट एक्ट 1920, 1939 का रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट 1946 एंड इमिग्रेशन एक्ट 2000 का। ठीक है भाई, इतना याद रखें इसको, इसको कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट आता है आपका पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, कौन निकालता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत ने इंट्रोड्यूस किया है ये। ठीक है, कि भाई देश में 2.5 लाख ग्राम पंचायत है, उनको कैसे असेस किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यही सब चीजें हैं इसके अंदर। इसका ऐसा कुछ खास आपको याद रखना है नहीं, प्रीलिम्स के लिए, मेंस में करना रहेगा, हम देख लेंगे इसको आगे। बस ये 3 याद रखेंगे, अचीवर होता है, एस्पिरेंट होता है, परफॉर्मर होते हैं। तो इसके अंदर आप ये याद रखेंगे, और फ्रंट रनर होते हैं आपके पास, ये 4 चीजें हैं, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। और एक तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। याद है, रिमेंबर दीज आर द हाई यील्डिंग सीरीज है, जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो जरूरी है ना वही देखेंगे, जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा आपका। तो इंटरनेशनल अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ऑर्डर ये आपका इमर्ज हो रहा है, उसको लेकर के बीमस्टेक मीटिंग हुई थी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने हाईलाइट किया कि भाई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में किस तरीके से हमारा रीजनल और जो हमारा एजेंडा स्पेसिफिक है किस तरीके से रहना चाहिए। ठीक है, आप सबको पता है कि किस तरीके से हुआ था। स्टार्टिंग में आपका 60-40 से वेस्टफेलियन सिस्टम है, ये बताता कि जो सोवरेन स्टेट्स हैं वो सेंट्रल एक्टर से ग्लोबल पॉलिटिक्स में, फिर लेकिन ये चीजें बदल गई जब एज ऑफ रेवोल्यूशन आया, लिबरल वैल्यूज वगैरह ज्यादा डोमिनेट होने लगी। फिर आपका वर्ल्ड वॉर 1 का एंड होता है, फिर आइडियलिज्म आता है, फिर आपका हम बात करते हैं लीग ऑफ नेशन बनता है, 45 पे फेल हो जाता है, और बायपोलर वर्ल्ड जो यूएस यूएसएसआर है, उनका जन्म होता है 1991 में, फिर पोस्ट कोल्ड वॉर एरा आता है जिसमें यूएस की यूनिपोलैरिटी को हम यहाँ पर देखने को मानते हैं। ठीक है, अब जरूरी क्या है इसके अंदर से, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जितने भी फैक्टर्स हैं कि भाई पोस्ट वॉर मल्टीलेटरल ऑर्डर है किस तरीके से, है ना। उसके अलावा हम बात करते हैं पॉली क्राइसिस, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी, जैसे रशिया का इन्वेजन यूक्रेन पे, और अभी हम देख रहे हैं इसराइल का भी ईरान पे। तो इस तरीके से ये आपके लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि आपके प्रीलिम्स के लिए। अभी प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई बीम स्टेक्स की, ब्रिक्स की कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इसके अंदर आती है, वो हमारे आने वाले टाइम पे देखेंगे इसे। ठीक है, वो तक सब कंप्लीट मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा इसे। इंडिया के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, वो सब चीजें हैं ये बस जो हमारे
हम बात करते हैं एस डी शंकर जी, उनके स्टेटमेंट्स को एज इट इज उठाया है यहाँ पर, और वो काम आता है कि मेंस में जब हम आंसर राइटिंग करते हैं, स्पेशली पीएसआई। जरूरी क्या है कि भाई बेसिकली इंडिया ने किन किन से बात करते हैं ग्रुप्स को बेसिकली है ना बैलेंस कर रखा है। तो ब्रिक्स हो गया, हम ब्रिक्स के पार्ट हैं, एससीओ के पार्ट हैं, क्वाड के पार्ट है, G20 के पार्ट है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके लिए जरूरी है, और आपको देखना भी है कि भाई किस तरीके से यहाँ पर ना इनके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज और कौन कौन से मेंबर स्टेट्स हैं, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजों को यहाँ पर मैनेज करना है कि भाई कॉम्प्लेक्सिटीज को मैनेज करेंगे, इश्यूज को डीलिंक करेंगे, राइट, सो दैट की जो फीलिंग ऑफ जेलेसी वो नहीं आए किसी के बीच। एक ये इनवर्ड लुकिंग डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी होती है। जैसे यूएस ने क्या करा, अभी एक रेसिप्रोकल टैरिफ प्लान बनाया, उसमें 10% टैक्स लगेगा ऑन ऑल इंपोर्ट्स एंड हायर टैरिफ ऑन कंट्रीज दैट हैव ट्रेड सरप्लसेस विद यूएस। जैसे इंडिया है, हमारा ट्रेड सरप्लस है मान लीजिए, तो ना हम पे क्या करेंगे, वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे, 10% बेस टैक्स लगा देंगे जितने भी इंपोर्ट्स करते हैं, और हायर टैरिफ लगा देंगे बेसिकली, है ना। तो ये सब चीज है, समझ गया। तो यूएस ऐसे करता रहता है, तो कोई बड़ी बात इसमें ऐसी कुछ खास है नहीं, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, कि भाई कौन कौन सी ना डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज में इनवर्ड होती है और एक आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजीज होती है। तो इनवर्ड में जैसे आपके ना बॉर्डर ट्रेन्स की अगर हम बात करें, जैसे डी ग्लोबलाइजेशन है ना। उसके अलावा आप देख लीजिए यहाँ पे सपोर्ट लोकल इंडस्ट्रीज, इनवर्ड यानी कि खुद की कंट्री के अंदर आप चेंज कर रहे हो, ना कि बाहर जाकर के आउटवर्ड नहीं कर रहे हो, है ना। तो एक ही हो गया, एक हो गया आपका कि भाई अपने खुद की लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं, और डोमेस्टिक जॉब्स को फॉरेन कंट्री कंपटीशन से क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, टैरिफ एंड सब्सिडीज इंप्लॉय कर रहे हैं, फॉरेन कंपटीशन को लिमिट कर दे रहे हैं, राइट, सेल्फ एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहे हैं, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और आपका रिड्यूस करते हैं ट्रेड डेफिसिट्स। आउटवर्ड में आता है कि भाई इंटीग्रल टू द ग्लोबलाइजेशन, राइट, इनकरेज फ्री ट्रेड एंड रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। इससे क्या होता है कि भाई देखिए, आउटवर्ड में जितना आप पॉजिटिव वर्ल्ड लेवल पे करेंगे ना, आपका खुद का पॉजिटिव होगा, राइट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वेलकम करते हैं, ग्रोथ होती है उससे, ग्लोबल इंटीग्रेशन जो उसको प्रमोट करते हैं, ये सब चीजें, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजिकल एक्सपोर्ट, कंपैरेटिव एडवांटेज, ये सब यहाँ पर कौन करता है, आउटवर्ड में होता है। अब मैं जो चीज हाईलाइट कर रहा हूँ ना, बस वही याद रखो, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है कि भाई कौन कौन सी इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी है, उनको डिटेल में बताओ। तो ये कहता है कि भाई एक जैसे एग्जांपल है कि यूएस का ना चिप्स एक्ट है, ये क्या करता है कि जितने भी डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वहां पर, उन सबको ना प्रमोट करता है, ये सब्सिडी देता है उनको कि भाई आप बनाओ चिप यहाँ पे, है ना। और इस तरीके से तो उनको रिवाइटल कर देता है ये। अब इंडिया भी करता है, तो हमारा आत्मनिर्भर भारत है। चाइना का इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रमोशन, ये वैल्यू जो सप्लाई चेन होती है क्रिटिकल, उसके लिए है। चाइना का तो डुअल सर्कुलेशन पॉलिसी भयंकर है ये डोमेस्टिक कंजम्पशन व्हाइल मेंटेनिंग द एक्सटर्नल एंगेजमेंट, ये बड़ा भयंकर होता है, बहुत पैसे लगते हैं इसमें। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। कोई अछूता टॉपिक नहीं है, बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको। अभी इंडिया ने अनाउंस किया है कि भाई इन एबियंस है ये, जितने भी इंडस वाटर ट्रीटी है जिसकी हम बात करते हैं, विद इन इमीडिएट इफेक्ट अंटिल पाकिस्तान सपोर्ट स्टॉप्स इट्स सपोर्ट टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ठीक है। मतलब ठंडे बस्ते में डाल देना, इस तरीके से आप समझिए। रिफर्स टू द स्टेट ऑफ टेम्पररी डिसयूज और सस्पेंशन, बट इट इज नॉट लीगली रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट अंडर इंटरनेशनल ट्रीटी लॉ। ऑफ कोर्स नहीं होगा। तो ना, neither Indus Water Treaty nor Vienna Convention on Laws on Treaty provide abeyance on the basis of halting and suspending treaty obligation। ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंडिया ने करके दिखाया है। इंडिया कुछ भी कर सकता है भाई। तो अगर हम बात करें तो इंडस वाटर ट्रीटी पता ही है आपको, तो भाई वेस्टर्न रिवर से ईस्टर्न है। ईस्टर्न में आती है आगे सतलज, ब्यास, रावी, या रावी, ब्यास, सतलज, RBS। और इधर आप मान लीजिए इंडस, झेलम और चिनाब, IJC, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। और ये आपका RVS है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म जो भी बना सके बना दो, कमेंट्स में डाल दो। ओके, आगे बढ़े। तो बेसिकली कौन इसका मध्यस्थता था, वर्ल्ड बैंक था, सिग्नेटरी भी था इसका वो, ठीक है। ये याद रखना, विच इज ऑल्सो अ सिग्नेटरी, ये याद रखना कि भाई कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इंडियन पाकिस्तान सिग्नेटरी नहीं, नहीं उसके अलावा वर्ल्ड बैंक भी है। हम्म। अगर हम बात करें इसकी ईस्टर्न रिवर्स वेस्टर्न बात कर लिया, आर्टिकल 100 एंड सॉरी आर्टिकल 3(1) देख लो, इसके अंदर हम बात करते हैं, इंडिया इज अंडर ऑब्लिगेशन टू नेट फ्लो वाटर फ्रॉम द वेस्टर्न रिवर टू द पाकिस्तान, कराना पड़ेगा, ये कह रहा ऑब्लिगेशन है भाई। दिखा दी कितनी ऑब्लिगेशन, ठीक है भाई। इम्प्लीकेशन तो वही सब चीजें हैं, इंडिया की क्रेडिबिलिटी, इकोनॉमिक इकोलॉजिकल इंबैलेंस, यहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी, भूखे मर जाएंगे, पैसे मर जाएगी, इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। अच्छा, इसके रिएक्शन में पाकिस्तान ने भी थोड़ी सी जो है उसकी भी खुजली थी, तो उसने भी करा कि पाकिस्तान ने कहा कि जो शिमला एग्रीमेंट था उसको इन एबियंस डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से चीज चलती है, 1971 के बाद ये हुआ था। इतना सा आपको पता होना चाहिए कि भाई कम्युनिकेशन करेंगे, ट्रेड, कल्चरल ट्रेड, पीपल टू पीपल कनेक्ट, ये सब ना बहुत आराम से किया जा सकेगा अंडर दिस ट्रीटी, बट पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान।
एलओसी पर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी जो है शांति स्टैब्लिश करेंगे, राइट, वो सब चीजें यहाँ पर रहेगी। अब बात करते हैं ना थोड़ी और कौन कौन से यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से दूसरे एग्रीमेंट्स है। तो द नेहरू लियाकत पैक्ट बना है 1950 में बना था। ये माइनॉरिटीज जो है दोनों कंट्रीज में उनकी सेफ्टी के लिए। इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ लिया। बायलेटरल प्रोटोकॉल ऑन विजिट ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेजेस, जैसे पाकिस्तान में गुरुद्वाराज है, ननकाना साहिब है शायद, आई डोंट नो, पर है ना वहां पर आप देखना है ना मुस्लिम पिलग्रिम्स भी है जो इंडिया में आते हैं, जैसे आपके हजरत निजामुद्दीन हुए, अजमेर शरीफ है। एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 1988 का है ये। उसके अलावा हम बात करते हैं एयर स्पेस वायलेशन का, वायलेशन नहीं करेंगे, राइट, और मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लैंडिंग्स को लेकर के यहाँ पर चीजें हैं। हम्म? एक करतारपुर ये है ये ननकाना साहिब नहीं था पर करतारपुर कॉरिडोर था। और एग्रीमेंट ऑन प्री नोटिफिकेशन ऑफ फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से इंडिया चाइना के रिलेशंस को 75 साल हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखो चाइना से कौन कौन से यूटी एंड हम बात करते हैं स्टेट लगते हैं। लद्दाख, इधर आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तो है ही, फिर उत्तराखंड आपका, फिर हम बात करते हैं इधर नेपाल अपना है नहीं, सिक्किम अपना है, राइट, और अरुणाचल प्रदेश आपके यहाँ पे लगते हैं। ये जो दिख रहा है आपको ये सिक्किम के पास में था, डोकलाम डोकलाम जो ट्राई जंक्शन है। बेसिकली भूटान इंडिया एंड चाइना का ना बहुत तगड़ा तिराहा है ये। तो यहाँ पर डोकलाम इशू हुआ था, आप सबको पता है किस तरीके से मूवी बनी है उसको फरहान अख्तर की, आप देखना बोल। आपको पता है वर्ल्ड लेवल पे सबको पता है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी चाइना ने इंडिया के खिलाफ बना रखी है। मतलब इंडिया की जितने भी मेरीटाइम बाउंड्रीज हैं उनके आसपास ना अपने वो बना देना, पोर्ट्स बना देना, मिलिट्री की स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स। ठीक है, कभी भी इंडिया को हमला करे तो यहाँ से मदद मिलेगी। तो इंडिया ने क्या करा, ऐसे बेट थोड़ी है। तो इन्होंने क्या करा, नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी बना दी कि तुम यहाँ पर क्या करो, स्ट्रिंग बना रहे हो ना पल्स की, हम नेकलेस ही बना दें। ठीक है, तो हमने भी यही कर रखा है। तो नेवल बेसिस बना दिए एनेक्सेस, जैसे कि ईरान में बना दिया, ओमान, सिंगापुर, है ना, इन सब जगह। और रीजनल पार्टनरशिप कर ली एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू, आसियान कंट्रीज से, जापान, ऑस्ट्रेलिया से, सागर टोकटाई नहीं से, एंड महासागर इंडिया का विजन है फॉर मेरीटाइम कोऑपरेशन, ये बढ़ा दिया और इंडिया को हिस्सा कर दिया। चाइना ने क्या किया है कि उसने ना अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट पर कंट्रोल करने के लिए ये सब चीजें लगाई है, बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। अब ना इससे क्या होगा कि भाई देखिए, ये बैन प्रोडक्ट उस पे नहीं है, बैन पे नहीं है, बस ये ना कुछ लाइसेंस वगैरह जो हो रहते हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट कर दिए, स्ट्रिंजेंट कर दिए। रेयर अर्थ मटेरियल के बारे में अगर आपको बताना चाहूँ तो मैं सिंपल सी बात है मिस नॉमर, अगर हम देखें तो ये है कि यूएस का जियोलॉजिकल सर्वे है, वो कहता है कि मोस्ट जो रेयर अर्थ मटेरियल्स है आर नॉट एज रेयर एज देयर नेम्स, यानी कि वो नाम उनका रेयर होने के कारण वो सिर्फ रेयर नहीं है, वो अबंडेंस में भी माए पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में। तो ये उन्हीं के ही उसी को निकालने की बात करते हैं। इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी इसलिए कहा गया 18 से 18 19 सेंचुरी में अर्थ के एलिमेंट इनको कहा जाता था, और बाकी अर्थ के एलिमेंट्स की कंपैरिजन में ये थोड़े से रेयर है, बस इसलिए, जैसे नाइट्रोजन अबंडेंस में है, राइट, हमारे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, और हमारे यहाँ पे और दूसरे मेटल्स हैं, वो सब चीजें। तो रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो अगर हम बात करें आयु पैक के हिसाब से 2005 में 17 है। तो कौन कौन से हैं ये, इनमें ना हाई डेंसिटी और हाई कंडक्टिविटी होती है। ये हाई डेंसिटी इसलिए इनका रिलेवेंस बहुत आज के जमाने में बढ़ चुका है। कौन कौन से हैं एक बार देख लो, सेरियम, डिस्प्रोजियम, एर्बियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, हॉल्मियम, लैंथनम, ल्यूटेटियम, नियोडाइमियम, पार्सियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समारियम, स्कैंडियम, टर्बियम, थूलियम, येट्रिबियम एंड येट्रियम। ये येट्रिबियम एंड येट्रियम, ये पीआईक्यू है। आपको एक बार ध्यान से इसको देखना चाहिए, समझ गए सर ना। बात करते हैं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके, सबसे ज्यादा कहां पर आपको देखने को मिलेंगे, चाइना में, दूसरे वियतनाम में, फिर ब्राजील, रशिया, एंड फिर आपका इंडिया आता है। ठीक है, तो ये परसेंटेज में इन मिलियंस में। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी तो उसके अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो ग्लोबल माइल प्रोडक्शन में, अगर हम बात करें आरईडीज का, तो कौन से कंट्रीज टॉप है, तो चाइना है, यूएस, म्यांमार बताइए, और आपका ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, बात करते हैं इंडिया सऊदी अरेबिया के रिलेशंस की ना, तो सऊदी अरेबिया की कौन कौन सी हम बात करते हैं नेबरिंग कंट्रीज है वो देख लो सबसे पहले तो, क्योंकि अभी मिडिल ईस्ट का सबसे ज्यादा रेलेवेंट इसलिए रह गया क्योंकि ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। बात करते हैं इराक, सबसे पहला महत्वपूर्ण इनका जो हम बात करते हैं नेबर है, फिर जॉर्डन, राइट, और इधर आ जाइए आप नीचे, यमन, ओमान, इधर यूएई है, इस कैपिटल अबू धाबी है, इधर कतर है, और ये बहरान है। ठीक है, यहाँ पर
ये बहरान है आपका, ठीक है सर मैम। और ये कुवैत है, कुवैत सिटी है, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया आपका मैप। इसमें आगे देखते हैं। अच्छा तो अभी रिसेंटली ना प्राइम मिनिस्टर ने ना रियाद, मतलब जो कैपिटल है इसका, वहां पे जा, मतलब वहां पर ना स्टेट विजिट किया था। तो बात करते हैं कि हमारे कौन कौन से बायलेटरल रिलेशंस में ना हमारे डिक्लेरेशन हैं, या फिर आप मान लीजिए ट्रीटीज हैं। तो सबसे पहले आप आता होगा ये रियाद का डिक्लेरेशन 2010 का। ये बता दिया कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया एंड सऊदी। बायलेटरल की अगर हम बात करें तो अल मुहद अल हिंद नेवल एक्सरसाइज है, और आपका साडा तंसीक आर्मी, ये मैं आपके बात करें तो दोनों की डिफेंस एंगेजमेंट्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, अल मुहद अल हिंद नेवल है, और सादत तंसीक ये आर्मी है। इतना याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए, राइट। और ये तो आपको पता ही है कि भाई अल हरम मॉस्क जो मक्का में है, और प्रॉफिट्स मॉस्क जो मदीना में है, तो दोनों सऊदी अरेबिया में आते हैं। तो ये मुस्लिम वर्ल्ड के सेंटर है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया यूएई के बायलेटरल रिलेशंस की। किसकी बात करेंगे? इंडिया और यूएई के बायलेटरल रिलेशंस की। क्यों, यहाँ पर क्या जरूरी है? तो पहला तो 34 साल हो गए वहां से भाई, हमारे प्राइम मिनिस्टर 2015 में वहां पर विजिट किया था, क्योंकि 34 साल हुए थे, है ना। और हम बात करते हैं बायर एंड सेलर रिलेशनशिप को हमने कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना दिया। और ये हमारा गेस्ट कंट्री भी थे G20 में, जब हमने समिट यहाँ पर ऑर्गेनाइज की थी प्रेसिडेंसी में हमारी में। अच्छा, किस किस कंट्री के पार्ट देखो, ब्रिक्स ब्रिक्स में बेसिकली की इमर्जिंग रोल करता है। और उसके अलावा I2U2, जब हम बात करते हैं इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए, तो इसकी पार्टनरशिप के में बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट रोल है। एंड यूएई, फ्रांस और इंडिया, यूएफआई का ट्राइलेटरल भी बना हुआ है यहाँ पे है। उसके अलावा इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में पार्टिसिपेट है। इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम और नेवल इंगेजमेंट एंड जॉइंट एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, तो गल्फ स्टार, पैसेक्स, ये आपके बायलेटरल ड्रिल से किन किन के बीच में? यूएई इन इंडिया। उसके अलावा डेजर्ट साइक्लोन, ये इंडिया इन यूएई। उसके अलावा ट्राइलेटरल डेजर्ट नाइट है इंडिया, फ्रांस एंड यूएई के बीच में, जो कि हमारे मैरीटाइम और इन कॉपरेशन को बूस्ट करता है। अब आता है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आपका टॉपिक, सिक्स्थ बीमस्टेक समिट की हम बात करते हैं। तो बीमस्टेक के बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड आपका इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये कहाँ पर हुई है भाई अभी? ये हुई है आपके चेयरमैनशिप ऑफ द थाईलैंड, बैंकॉक में हुई। और इसका क्या, इसका थीम था बीमस्टेक प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन। ठीक है, तो बीमस्टेक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा इंडिया में, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह वगैरह उसको लेकर के। बोधि की अगर हम बात करें तो बीमस्टेक फॉर ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, या कि ह्यूमंस को रीस्किल करें, ये सब चीजें। अब देख लो जरूरी चीजें बीमस्टेक के बारे में कि भाई मेंबर कौन कौन है इसके। नेपाल, भूटान, इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड और श्रीलंका। ठीक है, तो 1997 में ये बना था, बैंकॉक डिक्लेरेशन आया था, 4 मेंबर थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। जब बिस्टेक हुआ करता था ये, फिर सेक्रेटेरिएट इसका ढाका है। अब मेंबर स्टेट 7 है इसके, बता चुका हूं मैं आपको, इसको देख लो। ठीक है, और बस 7 प्रायोरिटी एरियाज हैं, चाहे तो देख सकते हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये देख लो कि भाई इंडियन डायस्पोरा के लिए इंडिया ने क्या क्या किया है। तो प्रवासी भारतीय बीमा योजना चलाई 2017 में, इसको लॉन्च किया गया था, 10 लाख तक के इसके अंदर इंश्योरेंस दिए गए थे। बात करते हैं नो इंडिया प्रोग्राम, 2003 का ये प्रोग्राम है, अटल जी के टाइम पे ये आया था, राइट। नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें, जैसे आपका वज्र फैकल्टी स्कीम है, प्रवासी भारतीय एकेडमिक एंड साइंटिफिक संपर्क बनाया, वैभव फेलोशिप लेकर के आई है। नेक्स्ट आता है प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस की हम यहाँ बात करते हैं। ये कब बनता है? 9 जनवरी को बनता है, गांधी का वापस आगमन उसको करने के लिए। इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड की अगर हम बात करें, तो ये 2009 में बनी गई थी, इमिग्रेशन क्लियरेंस और इन सब चीजों के लिए। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट एक न्यूज है यहाँ पर, इंडिया एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्लेम। तो इंडिया ने क्या किया है, जो सेंट्रल अरेबियन सी है, वहां पर हमारी ना ये एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ बाय नियरली 10,000 स्क्वायर किलोमीटर हमने इसको क्लेम किया है। बट ऑल्सो मॉडिफाइड एन अर्लियर क्लेम टू अवॉइड द लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट विद पाकिस्तान, राइट। अब इसके अंदर क्या क्या आपको देखना है, तो भाई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आप सबको पता है ईईजेड इसको हम बोलते हैं। तो कोस्टल कंट्रीज के पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, यानी कि 200 नॉटिकल माइल तक वो आपकी कोस्ट लाइन से बेसिकली वो आपकी कंट्री का ईईजेड है, राइट। उसके अलावा हम बात करें, दिस एरिया एक्सटेंड्स अनब्रोकन फ्रॉम देयर लैंडमार्क्स ऑल द वे टिल द सी बैंक, है ना, यानी कि जमीन तक, जो समुद्र की जमीन है वहां तक जाता है, यानी कि वहां से आप मटेरियल्स, मेटालिक मिनरल्स निकाल सकते हैं। इंडिया मेड इट्स फर्स्ट क्लेम इन 2009, राइट। हम बात करते हैं इस कौन सी यूएन की बॉडी थी उसके थ्रू माना जाता है, बेसिकली कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ।
ये ना बेसिकली इसके बारे में बात करेंगे अभी। पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया इसको, फिर सीएलएस ने रिजेक्ट कर दिया एंटायरिटी ऑफ इंडियाज क्लेम इन द अरेबियन सी रीजन। बताइए, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि भाई ये यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बना है। मीटिंग इसकी यूएन हेडक्वार्टर्स में होती है, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया गवर्नेंस इज रन अंडर द सोसाइटी चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट। बेसिकली इसको देखते हैं, 21 मेंबर्स के अंदर होते हैं, और फाइनल एंड बाइंडिंग होता है कोस्टल स्टेट्स पर। और कौन प्रोवाइड करता है इसको? सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस का जो सेक्रेटरी जनरल होता है। एक जगह इसको मार्क कर लो, हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड, यूएस ने इस पे रेसिप्रोकल 10% टैरिफ लगाया है। तो बेसिकली ये कहाँ पर है? ये आपका सब अंटार्कटिक आइलैंड का एक अनइनहेबिटेटेड आइलैंड है, साउथर्न ओशियन में है ये, जहाँ पर कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं रहती है। इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया करता है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इतना याद रखना बस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मोरग एक्सिस की। तो ये इजराइल ने हैज कंप्लीटेड टू टेक ओवर द न्यू सिक्योरिटी कॉरिडोर नोन एज द मोराग एक्सिस। ठीक है, दिस एरिया कंसिस्ट mainly of agricultural land located between the Khan Yunis and Rafah, stretching from east to west across the Gaza Strip। तो ये रफा है और ये खान यूनिस है, ठीक है, इतना याद रखना। एंड द नेम मुराग रिफर्स टू इलीगल इजरायली सेटलमेंट दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द रीजन इतना टाइम में, 1972 से 2005। ये गाजा स्ट्रिप है ना, तो याद रखना। अच्छा, बात करते हैं इकोनॉमी की। अब तो सबसे पहले देखो, इनोवेशन इकोसिस्टम फॉर डीप टेक। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स से इन्होंने क्या किया है? इन्हें स्टार्टअप से अर्ज किया टू फोकस ऑन डीप टेक। डीप टेक क्या होता है? सिंपल यार, एडवांस साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू होते हैं कंपासिंग वेरियस टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपके नैनोटेक, ब्लॉकचेन, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीजें आपके इसके अंदर आती है। ब्लॉकचेन का रोबोटिक्स आ गया, बायोटेक आ गया, ये सब चीजें, ठीक है। मटेरियल साइंस, फोटोनिक्स, ये सब चीजें। अब क्या ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत है? इसमें ऐसे कुछ है नहीं। तो एक तो ये टर्म याद रख लो, स्पिनआउट्स। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो एकेडमिक रिसर्च जनरेटेड पर बेस्ड होती है विद इन एंड ओन्ड बाय द यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो बस इतना सा आपको इसके अंदर याद रखना है, और तो कोई प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, जो है वो हाईलाइट कर दे रहा हूँ। अच्छा, इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स को बूम देने के लिए क्या क्या किया? बेसिकली गवर्नमेंट ने तो बेक इन इंडिया आया था सबसे पहले, तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था इंडिया को, राइट। उसके बाद बात करते हैं पीएमपी आया था, ये लार्ज स्केल जो प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, जैसे ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, उनको इंकरेज करने के लिए था। पीएलआई प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव मिशन है, बेसिकली ये स्कीम है। ये 3 से 6% इंसेंटिव देती थी ऑन इंक्रीमेंटल, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा सेल करोगे तो आपको मिलेगा बेसिकली। स्पेक्स बेसिकली 25% इंसेंटिव दिए जाएंगे ऑन कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है फॉर की कंपोनेंट। सेमिकॉन इंडिया 2021 की ये है। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम की बात करते हैं, और इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसको कैटलिस्ट करने के लिए बेसिकली इंडिया क्या करेगी? पैकेजिंग डिजाइन उन सब में प्रोडक्ट बनाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। काफी सालों से पढ़ाता आ रहा हूँ, काफी साल से चल भी रही, न्यूज में हमेशा रहती है। तो 10 ईयर्स हो चुके हैं इसके। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ये आपके 2015 में लॉन्च हुई थी। अरे वही सब यार, कोलेटरल फ्री उधार देंगे माइक्रो एंटरप्राइजेस को, ठीक है, जिनको कोई फंड नहीं करता हम फंड कर देंगे, गवर्नमेंट ने कह दिया उसको। फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर हम बात करें वैल्यू एडिशन कौन कौन से इसके अंदर की है, तो मुद्रा कार्ड लेकर के आएगा और मुद्रा मित्रा लेकर के आएगा। तो मोबाइल फोन एप्लीकेशन होती है लोन सीकर को यहाँ पर बेसिकली यहाँ से इजीली आप कर सकते हैं। और मुद्रा कार्ड फैसिलिटी होती है ऑफ वर्किंग कैपिटल अरेंजमेंट, कि भाई कभी जरूरत पड़े तो आप ले सकते हैं इससे, ठीक है। वही सब चीजें इनके अंदर, वही सब चीजें हैं यार, कि मुद्रा 3 तरीके का होता है, शिशु, किशोर, तरुण, और अब तरुण प्लस भी है। तो ये 50,000 तक का है शिशु, फिर बच्चा बड़ा होता है 50,000 से 5 लाख, और बच्चा बड़ा होता है तरुण होता है 5 लाख से 10 लाख, फिर और बड़ा होता है 10 लाख से 20 लाख, ठीक है, का ये लोन यहाँ पर असिस्टेंस देते हैं। बात करते हैं वन नेशन वन आरआरबी। तो आरआरबी समझते हो आप क्या होता है? हमने बात करी थी बैंकिंग वाले चैप्टर में कि भाई कितने तरीके के बैंक्स होते हैं। तो ये रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने कहा कि भाई 26 आरआरबीज को ना अमेलगेमेट कर रहे हैं, इनको मर्ज कर दे रहे हैं हम। तो ये किसने किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है अंडर रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 में, ठीक है। तो इसके पहले भी किया जा चुका है, ये फोर्थ फेज है, ठीक है। तो ओके, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, देख लेते हैं रीजनल रूरल बैंक। तो 1975 में स्टैब्लिश किए जा गए थे नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट्स के बेसिस पर, रिकमेंडेशन के बेसिस पर। पहले 5 आरबी 1975 में लॉन्च किए गए थे थ्रू एन ऑर्डिनेंस,
फिर बाद में उसको रिप्लेस करके एफटीआई तो ज्वाइंटली ओन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें 50% गवर्नमेंट के रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के 15 रहते हैं और स्पॉन्सर कमर्शियल बैंक के 35% रहते हैं। बहुत जरूरी है ये। इसको हम बोलते हैं 50:15:35। ये सेंट्रल का, ये स्टेट का, ये अपना स्पॉन्सर बैंक है। रेगुलेशन तो वही आरबीआई भी करता है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर। और सुपरवाइज कौन करता है इसको? नाबार्ड करता है। ठीक है, क्योंकि रूरल बैंक है ना, इसलिए 75% एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट अलोकेट करना पड़ता है। क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर विच विच एवर इज हायर टू द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ठीक है, तो देना ही पड़ेगा। पीएसएल तो है ही, जैसे एग्रीकल्चरल माइनॉरिटी इन सबको। एक कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो सीआर तो कैश रिजर्व रेशियो होता है, तो इनको मेंटेन करना होता है 9% आरबीआई के नॉर्म्स के अनुसार। ठीक है, इंडिया में स्टेटस देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये जरूरी है। ये सब तो ठीक है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। डाटा बैंक में देखें तो 92% ब्रांच जो है वो रूरल अर्बन एरियाज में है। 22,000 ब्रांच है, 700 डिस्ट्रिक्ट में है। 6.6 लाख करोड़ का डिपॉजिट है और 3 करोड़ लोन अकाउंट है इसके अंदर। ठीक है, 3 करोड़ लोन के अकाउंट। बात करते हैं इंडिया का एक्सटर्नल डेट की। अगर हम बात करें 10.7% बढ़ चुका है ड्यू टू वैल्यूएशन इफेक्ट। इसका मतलब होता है कि भाई यूएस डॉलर बढ़ चुका है, मतलब ऐसा कोई लिया नहीं है हमने, बस पैसा रखा रखा बढ़ गया, मतलब वैल्यू बढ़ गई यूएस डॉलर की, तो हमारा लोन डेट भी बढ़ गया। अच्छा, कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर सर्वे कौन निकालता है? तो याद रखना मॉस्पी निकालती है कैपेक्स सर्वे। ठीक है, इसमें एनएसओ भी मदद करता है मॉस्पी की। बात करें प्राइवेट सेक्टर का, कैपेक्स ना 66% बढ़ चुका है और मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज 48% टोटल प्राइवेट सेक्टर का होल्ड करती हैं। राइट, कैपेक्स ऑन कोर असेट्स, इनका फोकस है वैल्यू एडिशन, अपॉर्चुनिस्टिक असेट, डाइवर्स स्ट्रैटेजीज होती है उस पर फोकस करने की यहाँ पर बात की गई। बाकी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा देख लो। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब होता है यानी कि पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन उससे कोई ना कोई एसेट क्रिएट हो रही है, तो क्रिएट्स एसेट फॉर द फ्यूचर। लेकिन ये कोई एसेट क्रिएट नहीं करता, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे कि अभी बताता हूँ आपको, जैसे सैलरीज वगैरह हो गए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इम्पैक्ट क्या रहता है? रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और रिटर्न। ये डे टू डे ऑपरेशनल स्पेंडिंग को मदद करता है। ड्यूरेशन वन टाइम और इनफ्रीक्वेंट स्पेंडिंग होता है, ये ऑनगोइंग और रिकरिंग होता है, यानी कि कंटिन्यूसली जाता रहता है, इसको रोक नहीं सकते। समझ गए? तो है कोस्टल शिपिंग। शिपिंग की अगर हम बात करें 2025, तो लोकसभा ने पास किया है कोस्टल शिपिंग बिल। और जितने भी टाइप्स ऑफ वेसल्स हैं, जैसे शिप्स, बोट्स, सबमरीन, ये सब चीजें, ड्रिलिंग यूनिट जो होती है, उन सबको कौन रेगुलेट करेगा? अब ये बेसिकली इस एक्ट के अंदर वो रेगुलेट किए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आरबीआई ने ना नया गाइडलाइन निकाली है एलसीआर के लिए। एलसीआर क्या होता है? लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। तो आरबीआई क्या कहता है कि बैंक नीड्स टू असाइन अ लोअर रन ऑफ फैक्टर ऑन रिटेल डिपॉजिट्स। रन ऑफ फैक्टर क्या होता है? इट रिफर्स टू द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट कुड बी विड्रॉन बाय द डिपॉजिटर इन, जैसे मान लीजिए कोई दिक्कत हो गई, किसी को लगता है कि बैंक डूबने वाला है, तो एक साथ डिपॉजिटर्स आते हैं अपने पैसा निकालने के लिए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं रन ऑफ फैक्टर, यानी कि रन ऑफ, भाग रहे हैं यहाँ से डिपॉजिटर्स। तो इसका मतलब क्या होता है? ये ना ऐसे होते हैं, ये बैंक के पास ना हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स ऐसा होने चाहिए जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक्स हैं आपके, वो इन शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट कर सके व्हेन इट कम्स टू द डिपॉजिटर टू विड्रॉ देयर मनी। ठीक है, और एलसीआर इज अ रिजल्ट ऑफ अपडेट्स ऑन बेसल रिकॉर्ड्स, एंड जो बेसल कमेटी ने निकाला था। और हाई एलसीआर डिक्रीजेस द मनी सप्लाई, क्योंकि ऑफ कोर्स हायर एलसीआर का मतलब होता है कि भाई अब इनको ना पैसा होल्ड करना पड़ेगा, जिससे मनी सप्लाई कम हो जाएगी। यस, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी बात है भाई। आगे बढ़ते हैं। आईएमएफ निकालता है भैया ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। आप सबको पता है प्रीवियस ईयर में भयंकर बार पूछा गया है। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रिस्क की बात करते हैं, तो कौन कौन से बताएं? मल्टीपल थ्रेट से सप्लाई चेन को, जैसे जियोपॉलिटिकल राइवलरीज, और रिसोर्सेज का कंपटीशन, साइबर अटैक, टेक्टोनिक शिफ्ट्स भी ये पावर में, इकोनॉमिक सेंटर्स, ट्रेड, नए हब्स बन रहे हैं। अब फ्रेगमेंटेड टैक्स इन्वायरमेंट भी है, जैसे मिनिमम ग्लोबल टैक्स जो बहुत सी कंट्रीज अपना रही है, बाकी बहुत से लोग हटा रही है। डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल प्रेशर ऑन वर्कफोर्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर ये बदलते हुए चीजों को लेकर के जियोपॉलिटिकल रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। इसके बाद हम बात करें तो ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट है 2025 की। इसकी सबकी लिस्ट बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और अगर आपको लिस्ट चाहिए बनी बनाई तो टेलीग्राम पर आ जाओ, वहां पे दे दूंगा। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ये रिपोर्ट है और स्टेटिस्टिक्स है, जिसमें ये कह रहा है कि भाई जो वर्ल्ड का मर्चेंडाइज ट्रेड है, जो गुड्स में ट्रेड करते हैं, वो 2.2% कम हो चुका है 2025 में। यही ज्यादा से ज्यादा, यही याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ और याद नहीं रखने का है।
ये देख लो, यूएनसी टेड की इन्होंने रिलीज की अपनी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल है ये। तो ये रोड मैप प्रोवाइड करता है टू द एआई ड्राइव्स इंक्लूसिव ग्रोथ एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये बताता है कि भाई कितना पोटेंशियल है, भाई 4.8 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है बाय 2033। ठीक है, तो ये बात है। इंडिया रिलेटेड फाइंडिंग्स की बात करें तो रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, ये इंडेक्स है, इसमें इंडिया की रैंक 36 आई है। गवर्नमेंट मेजर्स तो इंडिया एआई मिशन है, बस इतना ही याद रखना है आपको, इससे ज्यादा कुछ और याद रखना नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं यार। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, तो 2025 25 27 के लिए इंडिया ने वहां पर अनकंटेस्टेड पोजीशन वहां पर हेल्ड करी। तो ये यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल फोरम है फॉर पॉलिसी मेकर रेगुलेटर्स, है ना, वैसे सब चीजों को लेकर। इसका मैंडेट है वही सब चीजें कि भाई क्वालिटी इंप्रूव करने की और इंटरनेशनल कंपैरेबिलिटी जो रहती है उनको बनाने की, जैसे कि बहुत सारे नॉन फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, फाइनेंशियल मैटर्स भी होते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, उन सब में ये बेसिकली देखते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी एक आपके इंस्टीट्यूशन है। तो इसके अंदर ना सेशंस होते हैं, एनुअल सेशन होता है जिनीवा में, राइट, कि भाई कौन कौन से इमर्जिंग इश्यूज हैं। मेंबरशिप की अगर हम बात करें तो 34 फॉर्मल मेंबर्स हैं जो 3 साल के लिए चुने जाते हैं। मेंबर्स कौन कौन है? 9 अफ्रीकन है, 7 एशियन है, 6 लैटिन अमेरिकन, 3 ईस्टर्न यूरोप और 9 आपके हैं वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट्स। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो 150वीं वर्षगांठ इनकी रही है। और अगर हम बात करें 1875 में नेटिव शेयर स्टॉक ब्रोकर्स करके स्टार्ट हुई थी। एशिया का फर्स्ट और वर्ल्ड का फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है ये, और 2017 में आया था, फर्स्ट लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में। ठीक है, और अब तो और भी चीजें आ रही है, बीएससी है, उसके अलावा और दूसरे इंडेक्सेस भी निकाले भी फाइनेंस मिनिस्टर ने, है ना, बजट में बात कर रहे थे। तो इसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी करता है, जो कि स्टेट्यूटरी बॉडी है 1992 एक्ट के अंदर। ठीक है, कैप्टॉन कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल तो ज्यादा जरूरी आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट्स और इन सबको लेकर के, इसको स्टैंडर्डाइजेशन सिविल एविएशन उसको लेकर के है। नैनो सल्फर पढ़ लो थोड़ा सा, DMH11 इज जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की अगर हम बात करें तो तेरी इंस्टीट्यूट है, उसके साइंटिस्ट ने डेवलप किया है नैनो सल्फर, जो कि मस्टर्ड यील्ड बढ़ा देगा, है ना। तो कंप्लीटली ग्रीन प्रोडक्ट है, बायोलॉजिकल एजेंट से प्लांट में से जो बैक्टीरिया निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, उसका इस्तेमाल करके बनाया गया है ये। नैनो सल्फर एक एंटी बैक्टीरियल और इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, जिसके चलते ग्रो ग्रोथ बढ़ जाएगी, किसकी यील्ड बढ़ जाएगी, किसकी मस्टर्ड। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सिक्योरिटी। बात करते हैं सबसे पहले टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर की। तो एक रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि पाकिस्तान की लश्कर तैयब जो थी, उसका एक ऑफशूट है, उसके उसने 26 टूरिस्ट मार दिए बैसरन वैली में। पहलगाम इशू जो हम बात करते हैं कि भाई पहलगाम में हमारे इंडियंस को मार दिया गया था। ठीक है, उन्होंने बैसरन वैली में जाकर के ओपन फायर कर दिया था, इसमें काफी लोग हमारे जिनकी डेथ हो गई थी, राइट। याद क्या रखना है आपको इन सब में से? सिंपल सी बात है, कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए थे, क्या नाम है, तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, जिसमें से अगर हम बात करें, एक हमारे हॉट परस्यूट एंड सर्जिकल स्ट्राइक थी, जो 2019 में पुलवामा के बाद किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर अभी किया गया, राइट। उसके अलावा हम बात करें ऑपरेशन ऑल आउट, इनका क्रोनोलॉजी आ सकता है 2017 की हम बात करते हैं, 2017 में आया था, मल्टी एजेंसी सेंटर फॉर बेटर इंटेलिजेंस गैदरिंग, ये सब चीजें। उसके अलावा इंडिया ने बैन भी कर दिया था जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर को यूएपीए के अंदर। ऑपरेशन सद्भावना चलाया था, जो लोग इनका ना रिहैबिलिटेशन करने के लिए, राइट, जो विमेन ऑर्फन्स हैं उन सब को। उसके अलावा एक हिमायत करके भी इन्होंने स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने, ये बेसिकली स्किल डेवलपमेंट है कि वहां के लोकल लोगों का स्किल डेवलपमेंट किया जाए, तो इन तरह की चीजों में पढ़ेंगे नहीं वो, राइट। उम्मीद की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट के लिए था। उसके अलावा चेनाब ब्रिज बन रहा है, वंदे भारत ट्रेन वहां तक चलाई जा रही है, ये सब चीजें। आर्टिकल 370 को भी रिवोक अब्रोगेट किया गया था, राइट, ये सब चीजें हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको बाकी चीजें तैयार करनी है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से क्या जरूरी है वही फोकस रखो। अच्छा, इंडिया किस किस को ना डिफेंस एक्सपोर्ट करता है वो देख लेते हैं हम थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप जैसे देखेंगे कि भाई फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दी, राइट, क्रूज मिसाइल है ये। अभी का क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, किस तरीके से, वो हम आने वाले टाइम में देखेंगे। मॉरिशियस की अगर हम बात करें तो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स डोर्नियर एयरक्राफ्ट वो दिया। फ्रांस को सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट देते हैं हम। अर्मेनिया को हमने आकाश एयर डिफेंस मिसाइल पिनाका, राइट, आर्टिलरी गन स्वाति वेपन से दिए। यूएस को हमने एयरक्राफ्ट के पार्ट्स दिए और हेलीकॉप्टर्स के पार्ट्स दिए। ठीक है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने चलाए हैं एसओपीज सिंप्लीफाई करने के लिए, डिफेंस एक्सेलेंस को एक्सजरेट करने के लिए सृजन पोर्टल बनाया, जिसके अंदर बेसिकली अगर हम बात करें
सृजन पोर्टल ये वन स्टॉप सोल्यूशन है कि जो वेंडर्स होते हैं उनके पास जितने भी आइटम्स हैं उनको एक ही जगह सारे एक्सेस और प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये जरूरी था आपके लिए। अब एक ये देख लो, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन का ऑफिस ऑफ डिसआर्मामेंट अफेयर्स है जिसको 2000, इसकी बेसिकली 15th एनिवर्सरी है बीडब्ल्यूसी की, ये इसको सेलिब्रेट करते हैं। राइट, बात करते हैं इसको फॉर्मली क्या बोलते हैं, द कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑन डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन एंड द डिस्ट्रक्शन, सॉरी। जिनीवा में स्विट्जरलैंड में इसको नेगोशिएट किया गया था। 18th नेशनल कमिटी ऑन डिसआर्मामेंट थी एंड कॉन्फ्रेंस ऑन कमिटी ऑन डिसआर्मामेंट 1969 से लेकर के 1971 तक इसको डिस्कशन किया, उसके बाद इसको लेकर के आए। 1972 में इसको साइन किया गया, 1975 में इनफोर्स हो गया। मेंबरशिप की बात करें, ऑलमोस्ट यूनिवर्सल मेंबरशिप है। 188 तो पार्टीज हैं इसकी, इंडिया ने इसको रेटिफाई कर दिया था 1974 में। 4 सिग्नेटरीज हैं, कौन कौन है, इजिप्ट, हैती, सोमालिया और सीरिया। राइट, हर 5 साल में इनकी एक मीटिंग होती है, रिव्यू करते हैं सब चीजें, वो सब चीजें। ओके, बायोलॉजिकल वेपन पता ही है आपको, बैक्टीरिया या वायरस, फंजाई, राइट, और इसके अलावा प्रियन, इन सबको लेकर के ये बनाए जाते हैं। टॉक्सिन्स है ना, एनिमल्स प्लांट्स जो निकलते हैं, सबको लेकर के। हिस्टोरिक्स तो अगर हम बात करें तो कौन कौन से वेपन्स प्रोग्राम्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे आपका एफ्लॉक टॉक्सिन है, एंथ्रेक्स, बोटुलिनियम टॉक्सिन है, फुट एंड माउथ डिसीज है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा था, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, स्मॉल पॉक्स, टुलारमिया, ये सब चीजें ना इंसानी की जनरेशन है भाई, इंसानी अगर हम बात बोले प्रजाति है ये, राइट, अगर एक तरीके से देखें तो उन्हीं के द्वारा इनको लेकर के आया गया। एक बात करते हैं जिनीवा प्रोटोकॉल की, तो ये विद, अगर हम बात करें युद्ध के समय में किस तरीके से शांति और रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं। थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर जान लीजिए, 1998 में बना था ये, राइट। और बात करें नॉर्म सेटिंग करता है इन द एरिया ऑफ डिसआर्मामेंट, वही सब चीजें जनरल असेंबली के थ्रू। फंक्शन तो वही सब चीजें हैं, प्रोवाइड जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बताता है, इम्पार्शियल रहना, ये सब चीजें ब्ला ब्ला। इंडिया ने क्या किया, तो हमने यहाँ पर ना रूल्स निकाले बेसिकली इनकी यूज पर, हजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक्सपोर्ट, स्टोरेज, इन सब पे, और वेपर ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी एक्ट भी हम लेकर के आए 2025 पर सॉरी 2005 में। उसके अलावा बात करें स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजीज, ये एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में इनको शामिल किया गया कैटेगरी 2 में। एंड जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टॉक्सिन्स, ये सब चीजें इंडिया एंड फ्रांस ने डाटाबेस भी फैसिलिटेट किया है आर्टिकल 7 के अंदर, बेसिकली कि भाई जो है स्टेट पार्टी को असिस्ट करेंगे, क्या कोई भी स्टेट पार्टी हो, अगर उनके ऊपर डेंजर है बायोलॉजिकल वेपन्स। I4C बेसिकली क्या है, ये बेसिक हम बात करते हैं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है। इसको पीएमएलए एक्ट जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सेक्शन 66 के अंदर इसको नोटिफाई किया, इशू कर दिया, इंक्लूड कर लिया। ठीक है, अब बेसिकली ना ये हेल्प करेगी I4C को कि भाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टर और दूसरी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको इंफॉर्मेशन पहुंचाना, रिसीव करना, शेयर करना इजी हो जाएगा। सेक्शन 66 क्या बोलता है, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ पीएमएल एक्ट, कि भाई जो डायरेक्टर है ईडी के और एनी अथॉरिटी के, इन्फॉर्मेशन टू द कंसर्न एजेंसी को देना नेसेसरी एक्शन है, करना ही पड़ेगा वो आपको। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। उसके पास जितने भी इन्फॉर्मेशन, मटेरियल, इन पोजीशन है, सब देना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है। तो आईसीसी I4C को अगर हम बात करें तो 2020 में इनको इनॉग्रेट किया गया ऑफिशियली, और किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का इनिशिएटिव है ये। ठीक है, साइबर क्राइम को खत्म करने के लिए, और अटैच्ड ऑफिस है ये इसके अंदर ये। ठीक है, 2024 को बना था। ओके, तो यस, ये सब इसके वर्टिकल्स हैं, नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिकल एनालिटिक्स यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, और जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन कमेटी टीम। ठीक है, तो ये सब चीजें ये आपको याद। अभी जो हम बात करते हैं कि राफेल प्लेन्स थे, उनको 26 प्लेन्स को मराइन्स फाइटर जेट्स को अप्रूवल मिल गया, फ्रांस से ले रहे हैं हम। याद रखना इसके ना कैटेगरीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ जनरेशन जेट फाइटर्स किसको बोलते हैं, जो 1970s 80s में से ये स्विच एंड स्विंग करते हैं, जैसे आपका मिग 29 F-16 है, मिराज 2000 है। 4.5 जनरेशन जेट फाइटर्स की अगर हम बात करें तो स्टेल्थ, रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल, थर्स्ट वेक्टर कंट्रोल इंजन है इनके अंदर, जैसे कि आपका यूरो फाइटर टाइफून और राफेल। तो राफेल किसमें आता है, 4.5 जनरेशन जेट फाइटर। फिफ्थ जनरेशन में आते हैं आपके एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। अच्छा, स्टेल्थ का मतलब क्या होता है, मैंने एक सीरीज थी उसका नाम मैंने बेसिकली शेयर किया था,
टेलीग्राम में। बेसिकली यहाँ पर ना स्टेल्थ टेक का जो मैं समझ पाता हूँ बाय वाचिंग दिस, मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, बस बताता हूँ आपको कि भाई इस तरीके का मटेरियल है। पहले तो इसको बहुत हार्ड टू किल है ये, हार्ड टू किल है, मतलब बहुत ही टॉप नॉच का मटेरियल इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इट्स हार्ड टू ट्रैक। ओके, स्टेल टेक्नोलॉजी है, इसको ट्रैक नहीं कर सकते रेडार्स के थ्रू। बहुत अजीब और बहुत ही ज्यादा हाई टेक लगती है इनको, इवन इनका रूट फाइंड करने के लिए भी ना, कि भाई पहले कहाँ से होकर के निकले इतना भी नहीं पता लगाया जा सकता, पर हर चीज का तोड़ है, निकलेगा, है ना। F-22 रैप्टर है, चेंगडू J-20 है, तो ये सारी चीजें इसका एग्जाम्पल है 5th जनरेशन जेट का। ठीक है, बात करते हैं गौरव, विच इज आपका लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। तो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है और इसके ट्रायल्स, ये लॉन्ग रेंज है, 1000 kg का क्लास, अगर हम बात करें इसका वेट है, और 100 किलोमीटर की इसकी रेंज है विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी, एंड डिजाइन एंड डेवलप्ड इंडिजीनियसली। ये तो इतना। नेक्स्ट बात करते हैं MK2A ड्यू सिस्टम। डीआरडीओ ने इसका भी ट्रायल जो है कंप्लीट कर लिया है। ये लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, सिस्टम है, राइट। इंडिया फोर्थ कंट्री बन गई आपने यूएस, चाइना, रशिया ये होने के लिए। इंडिजीनियसली डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है चेस के साथ मिलकर के। ये ड्रोन्स को, मिसाइल को और एयरक्राफ्ट को डिसेबल कर सकता है। ठीक है, ये किस पे है बेसिकली, वंस डिटेक्टेड बाय रडार और इनबिल्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम, ये टारगेट से इंगेज करता है और 30 किलोवाट लेजर बीम के थ्रू उसको कट कर देता है। बताइए कितना खतरनाक है। वो नहीं होता जब बात करते हैं यहाँ एक मशीन लगी हुई है, गेम भी आते हैं बहुत सारे, वो लेजर के थ्रू बेसिकली कट डाउन कर देता है जो भी इसका टारगेट है, वो यही है। हम्म, ओके। तो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स क्या होते हैं, तो ये कंसंट्रेटेड एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं रादर देन काइनेटिक एनर्जी टू डिग्रेड और डिस्ट्रॉय द टारगेट्स। टाइप्स, हाई एनर्जी लेजर्स, हाई पावर माइक्रोवेव वेपन्स, मिलीमीटर वेव्स, पार्टिकल्स, बीम, पापा वेपन्स है ये। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे। जैसे बात करते हैं प्रोजेक्ट वर्षा की, तो ये बेसिकली हम बात करते हैं नेवल प्रोजेक्ट है ये, और आपका क्लासिफाइड नेशनल नेवल प्रोजेक्ट है ये, मतलब कि राइट स्ट्रैटेजिक है बहुत ज्यादा। तो अगर हम बात करें तो अंडरग्राउंड बेस जो है उसको सिक्योर करने के लिए फॉर ओवर 12 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमराइन जो इंडिया के SSBNs है। तो कहाँ पर है ये, आंध्र प्रदेश रामबेली में इसकी लोकेशन है। तो इन सब को लेकर के बात करते हैं। तो ये तो आपका ये था। अब बात करते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज जो न्यूज में है, जिन पे मैं स्टार मार्क करता हूँ ना, ये बहुत जरूरी होती है, इनको बहुत ध्यान से समझना करना। ठीक है, इनके शॉर्ट नोट्स बना बेसिकली बेसिकली आपको क्या करना है, बनाने हैं, और नहीं बनाए हैं तो फिर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो। एक्सरसाइज डेजर्ट प्लेग 10, तो बात करें किस किस के बीच में हुई थी। ये अगर हम बात करें तो यूएई की मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, जिसमें इंडियन ने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ये यूएई इंडिया की नहीं है, मल्टीनेशनल है। ऑपरेशन अटलांटा की अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स का ऑपरेशन अटलांटा है। ये जॉइंट एक्सरसाइज है इंडियन नेवी के साथ। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। कहाँ पर था, वेस्ट इंडियन ओशन एंड रेड सी रीजन में। एक से 10 लिख हमेशा है, ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। उज्बेकिस्तान के साथ हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, कहाँ पर हुई, पुणे में। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प, ये भी PYQ। टाइगर ट्रम्प किसके साथ करते हैं हम, इंडिया, यूएस, और अगर हम बात करें तो इसका बायलैटरल एक्सरसाइज है, ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, यानी कि तीनों इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स यहाँ पर आकर के करेंगे विशाखापट्टनम कोस्ट पर। बेसिकली ये इस बार किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी, और ये सबको पता है इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती है बिकॉज ये मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज है ग्रीस की। पूछा भी गया ये एनुअल मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज। ठीक है, बात करते हैं इन्वायरमेंट की, तो इस इन्वायरमेंट में सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं एथेनो सॉरी नॉट एथनोसेंट्रिक विच इज एक्चुअली अपोजिट ऑफ दिस, इकोसेंट्रिक अप्रोच की सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है इंटरनेशनल प्रीजुडिस में, कि भाई इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जो हम एथनोसेंट्रिक से किधर आ गए, इकोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव पर आ चुके हैं। ये हम पहली कंट्री है बोलना इनका। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया तेलंगाना वाइल्ड लाइफ वार्डन को, कि भाई वो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ना कुछ स्टेप्स ले, और जो 100 एकर्स का कंचावा, अगर हम बात करें गाची बावली फॉरेस्ट एरिया, तो ये इंपॉर्टेंट है, कंचा गाची बावली फॉरेस्ट एरिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। तो ये कहते हैं कि उनके 100 एकर्स ऑफ रेड्स को जो डिस्ट्रॉय किया उसको अभी जो है हमको रिस्टोर करना है। ऐसी बातें यहाँ पर करी। तो वो ये सिंपल सी बात, इकोसिस्टम और इकोलॉजी इन्वायरमेंट के आसपास का उसको सेंटर में रख करके सारा डिसीजन लेने काम करना है, इस वाली बात को बोलता है। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था, जो बताता है आपको राइट टू लिव इन अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। ठीक है, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 का। ओके।
नेक्स्ट बात कर लो, दिस अप्रोच इज आल्सो बैक्ड बाय इंटरेस्ट थ्योरी, यस ऑफ कोर्स, कि भाई इंडिविजुअल के राइट्स है तो लिव अ लाइफ इन अ वेल, यू नो, नॉन पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट, है ना, और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और अल्टीमेट वैल्यू होती है। बात कैसे, सॉरी, यहाँ पर आप एथ्रोपेंट सेंट्रिक और इको सेंट्रिक देख सकते हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर, ये थोड़ा सा देख लो भाई कौन कौन से जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं इसको लेकर के, अगर हम बात करें। जस्टिस, तो जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले आता है आपका टी एन गोंदावरम थिरुमपुलद, सॉरी, थिरुमुलपद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, 1996 का केस है जिसमें फॉरेस्ट का मतलब बताया था, एक्सपेंड कर दिया उसको। ठीक है, उसके अलावा आपका आता है एन आर नायर यूनियन ऑफ इंडिया 2000 का केस है। इसमें एनिमल्स को कॉन्शियस बीइंग मान करके कहा कि उनको भी लाइफ विदाउट डिग्निटी इज बेसिकली फॉर्म ऑफ क्रुअल्टी। उसके अलावा डब्ल्यू डब्ल्यू एफ, जो कि आपका नॉट वो वाला डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं है, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड वाला है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का, इसमें स्पीशीज का बेस्ट इंटरेस्ट स्टैंडर्ड्स बेसिकली उसको बताया गया। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराजा, इसने प्रायोरिटाइज की राइट ऑफ द एनिमल ओवर ह्यूमन ट्रेडिशन, जैसे कि जल्लीकट्टू। नेक्स्ट बात करते हैं रिवाइज कैलकुलेशन फॉर, सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इसमें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने स्टेट एसपीसीज को बेसिकली क्या बोला है कि भाई इन इंडस्ट्रीज का जो रिवाइज क्लासिफिकेशन उसको अपडेट करें, उसको अडॉप्ट करें। पॉल्यूशन इंडेक्स बेसिकली ये निकालते हैं, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इसके अंदर उसके आधार पर बेस्ड होता है, बाय इवेल्युएटिंग द पोटेंशियल ऑफ वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड हजार्डियस वेस्ट जनरेशन फ्रॉम पर्टिकुलर सेक्टर। सो से 100, 0 से लेकर के 100 तक की रेंज में होता है ये इंक्रीजिंग वैल्यू, मतलब ज्यादा पॉल्यूशन है। ठीक, तो क्या इसके अंदर है न्यू रिवाइज क्लासिफिकेशन में, तो सीपीसीबी ने क्लासिफाई किए टोटल जितने भी 419 सेक्टर्स हैं, जिसको रेड, ऑरेंज और ग्रीन में, ग्रीन, व्हाइट और ब्लू में बेसिकली कैटेगरी में डिवाइड किया है। ब्लू कैटेगरी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, और इस रिवाइड मेथोडोलॉजी में पॉल्यूशन इंडेक्स के आधार पर इसको बनाया गया है, राइट। तो ये सब चीजें इसके अंदर अगर हम बात करें, तो डून वैली नोटिफिकेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का था 2000, सॉरी 1990 89 में ये आया था। फिर क्लासिफिकेशन पॉल्यूशन इंडेक्स के बेस पर 2016 में किया गया, अब उसको रिवाइज कर रही है। ठीक है, तो ये बात है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में अगर थोड़ा सा जानना चाहेंगे, इच्छुक हैं तो बता देता हूँ। देखिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताइए, न्यू दिल्ली में है, बिल्कुल, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी कि भाई इसका कब, इनको कब लेकर के आया गया था, तो 1974 के एक्ट के अंदर इसको लेकर के आया था, वाटर एक्ट, याद रखना, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है और ये बहुत जरूरी है, इसको याद रखेंगे, राइट। फिर सीपीसीपी को ना प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, एयर एक्ट में बेसिकली भी इसको, इसकी ताकत इसमें दे दी गई। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसकी नोडल है, और वही सब चीजें, क्लीनिनेस, स्ट्रीम्स, वेल्स, डिफरेंट, इन सब में क्या करेंगी, प्रिवेंशन करने में मदद करेगी ये सब चीज। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जो आपका है, वो भी बेसिकली इनको थोड़ा सा पावर बेसिकली देता है। नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम ये लेकर के है, वाटर क्वालिटी असेसमेंट अंडर द आपका जो नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, उसके अंदर बेसिकली इनके की प्रोग्राम्स में से एक है। फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन क्या होता है, अरे यूएस की एक कंपनी है, उसने क्या करा कि जो डायरवुल्फ्स होते हैं ना, अरे गेम ऑफ थ्रोन्स देखी नहीं देखी, बस उसके अंदर आता ना डायरवुल्फ, द हाउस स्टार्क का जो सिजिल है वो है डायरवुल्फ। तो हम बात करते हैं कि भाई इनको ना एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो उनको क्या करा कि भाई जेनेटिकली इंजीनियर करा, 3 ग्रे वुल्फ्स को बनाया, और उनके ट्रैक जो एक्सटिंक्ट डायरवुल्फ में थे वो डाल दिए, है ना। तो इसको बोलते हैं फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन। मतलब unlike true de-extinction, where a species is brought back exactly as it existed, functional de-extinction में क्या होता है, ये focuses on reviving the ecological roles और उनके traits जो extinct species करती थी। जीन एडिटिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि काम वही करेगी जो पहले वो वाली स्पीशीज किया करती थी, लेकिन फिर वो एक्सटिंक्ट हो गई, है ना। अब क्रिस्पर जीन एडिटिंग है, यूपीएससी का पीवाईक्यू है, क्लोनिंग, जीनोम मैपिंग, ये सब चीजें हैं, डायरूस के बारे में देख लो आप, ज्यादा ऐसा कुछ खास है नहीं। अच्छा, बात करते थे कि यहाँ पे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सा नाम देखने को मिला, खलीसी। रिमेम्बर खलीसी? कौन थी खलीसी, बताओ। किस किसने यहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? उसके अंदर खलीसी कौन थी? द क्वीन, द ड्रैगन क्वीन, द मदर ऑफ ड्रैगन्स, राइट, ब्ला ब्ला। ठीक, ओके। तो बेसिकली उनका नाम है ये, जो 3 वुल्व्स हैं, उनका नाम है रोमुलस, रेमस
अच्छा, रीमस कौन है ये बता दो चलिए। हैरी पॉटर देखिए, ये तो पूरा मतलब ओके, वार्नर ब्रोस का वर्ल्ड आ गया, इधर एचपीओ आ गया। ओके, हैरी पॉटर, रीमस कौन था पता ना। रोमुलस, आई डोंट नो रोमुलस। रोमुलस नहीं है रिलेटेड यार। ठीक है चलिए। यहाँ पर हम देखेंगे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। तो ओडिशा नोटिफाइड सिमलीपाल टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क बताइए। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, हु कैन डिक्लेयर द नेशनल पार्क, राइट। तो स्टेट कर सकते हैं। तो 2750 स्क्वायर किलोमीटर का ये रिजर्व है, एंड जिसमें से इतना, अगर हम बात करें 845 स्क्वायर किलोमीटर को नेशनल पार्क बना दिया उड़ीसा ने। लार्जेस्ट है ये, ठीक है। इन ओडिशास लिविंग वेयर भितरकनिका। ठीक है भाई, भितरकनिका यानी कि सेकंड नंबर पे हो गया। 107 नेशनल पार्क की बात करें, सेकंड इन द ईस्टर्न स्टेट आफ्टर भितरकनिका। कहाँ पर है ये? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है, ओडिशा में, छोटा नागपुर रीजन में। नेक्स्ट बात कर लीजिए कौन कौन सी रिवर्स यहाँ से निकलती है। तो आपका बुरबलंगा, पलपाला, बंदन, सलांदी, कहरी और दियो, मतलब ये रिजर्व रिवर्स जो है इस साल के लिए बड़ी क्रूशियल हो गई है। इसको जरूर देखना है आप लोगों ने, इसको हाईलाइट कर लो भाई, इसको जरूर 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 हाईलाइट कर लो। उड़ीसा कहाँ पर है ये? छोटा नागपुर रीजन, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। तो ये पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, टाइगर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और जो कि यूनेस्को का जो मैप प्रोग्राम है उसके अंदर। और ये मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी है। तो कितना जरूरी, तो कितना क्रिटिकल है ये। ठीक है, मिक्स डेसिडियस और ट्रॉपिकल दोनों यहाँ पर सेमी एवरग्रीन पाए जाते हैं, ड्राई डेसिडियस भी पाए जाते हैं, और ग्रास लैंड भी पाए जाते हैं। एनिमल्स तो बेसिकली टाइगर्स हैं, घर बोलते हैं उनको तो, राइट। कैट, बियरिंग, सॉरी, जो बार्किंग डियर है, माउस डियर है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेशनल पार्क की अगर बारे में बताऊं थोड़ा बहुत, तो इतना याद रखिए कि एक एरिया होता है वेदर विद इन अ सेंचुरी और नॉट, यानी कि सेंचुरी तो बड़ा चीज है, राइट, उसके अंदर बना सकते हैं इसको, राइट। Giving the highest protection to the to conserve the wildlife environment by the reason of its ecological, faunal, floral, geomorphological, zoological importance। ठीक है, बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके अंदर देखते हैं कोई क्रिटिकलिटी है क्या किसी चीज की, किसी चीज को सर्व बचाना है, नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दो। कोई ह्यूमन एक्टिविटी ना परमिटेड नहीं है इसके अंदर, इनसाइड द नेशनल पार्क, एक्सेप्ट फॉर द वंस परमिटेड बाय द चीफ ऑर्डर। अब ये देखो यूपीएससी का पीवाई क्यू है, यूपीएससी डाल देगी इतना सा, नो ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड इनसाइड द नेशनल पार्क। सुन रहे हो सारे मैम? लेकिन नहीं, जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन बोल देंगे वो लोग जा सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं जो भी चीजें हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट हो गया, बायोलॉजिस्ट हो गए, वो सब चीजें। अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 कुछ ट्राइबल ग्रुप्स को परमिशन है नेशनल पार्क के अंदर रहने के लिए, देखिए, है कि नहीं। तो ये याद रखना होता है भाई, ये है एक्सेप्शंस। नोटिफिकेशन करके स्टेट गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर डिक्लेयर कर सकती हैं, नो, बेसिकली, राइट। तो कोई बाउंड्री कैन बी डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट ऑन एनी रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ, यानी कि वही फिर बदलाव कर सकती है, नहीं तो कोई और बदलाव नहीं कर सकते स्टेट के अलावा। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी ने रिलोकेशन को क्लियर किया चीतास का फ्रॉम पूनो टू आपका गांधी सागर। ठीक है, तो ये बेसिकली ईस्टर्न मध्य प्रदेश में आता है, दो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के, मंदसौर और आपका नीमच, तो दो स्टेट्स में ये फैला, दो डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है, नीबर रीजन भी इसको बोलते हैं। और यहाँ पर हम बात करें तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो क्रिटिकल है ये important। कौन सी रिवर जाती है इसके अंदर? तो रिवर चंबल ऑफ कोर्स, राइट। और गांधी सागर डैम के बैकवाटर पे स्टैब्लिश है, यहाँ पर सलाई, करदाई, धवड़ा, आ, तेंदू पलाश के ट्रीज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वाइल्ड लाइफ की बात तो वाइल्ड डॉग्स, राइट, ढोल्स को बोलते हैं, लियोपार्ड, ओटर, मगर, क्रोकर मिलते हैं। चतुर्भुज नाला रॉक शेल्टर्स के, अगर हम बात करें हिस्टोरिकल पार्ट। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें तो एक साइन किया है हमने इनके साथ, आईबीसीए के साथ हेडक्वार्टर एग्रीमेंट, जिसमें इंडिया होस्ट करेगा आईबीसीए के हेडक्वार्टर्स एट सेक्रेटरीट। वेरी गुड, राइट, ओके। तो इसके बारे में अगर थोड़ा पढ़े तो हेडक्वार्टर ऑफ इंडिया हो गया इसका, समझे कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात हो गई है। जिनेसिस की बात करें तो 2023 में इंडिया ने लॉन्च किया था 50 ईयर प्रोजेक्ट टाइगर्स को लेकर के, फुल फ्लेजेड ट्रीटी है, जिसके अंदर दूसरे गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट विद 7 कंट्रीज है, निकारागुआ, इस्वाटिनी, इंडिया, सोमालिया, लाइबेरिया, गिनिया, कंबोडिया। ठीक है, इसको फॉर्मली साइन किया गया। 7 बिग कैट्स है इसके अंदर, जैसे कि टाइगर, लॉयन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, चीता, जैगुआर एंड प्यूमा। इनमें से 5 बिग कैट्स है, मतलब ये टोटल केट्स हो गए 5, टाइगर, लॉयन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड एंड चीता, ये ज्यादा बिग कैट्स। तो ये इनको प्रोटेक्शन की बात इसके अंदर करते हैं, राइट।
इसके पहले सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन आया था, और इंडिया का प्रोजेक्ट आया करता है, इसी प्रोजेक्ट लाइन भी है हमारा। ग्लोबल जियो पार्क की अगर बात करते हैं, तो 10th एनिवर्सरी यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की, ये सब छोड़ो, ये देखो कानबुला चाइना, ये कहाँ पर है? किंगाई तिब्बत प्लेट्यू में, इतना याद रखना। और माउंट पाकेटू, अगर हम इसकी बात करें, माउंट पाकेटू इन नॉर्थ कोरिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट इरप्शन देखने को मिला है। अगर हम बात करें इरप्शंस की हिस्ट्री में, जितनी भी हुए हैं 1000 सी के बाद। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये आपके, पार्टिकुलेट एमिशन जो है उसका ट्रेडिंग मार्केट बनाएंगे गुजरात की। यहाँ पर एक माइलस्टोन है कि भाई सूरत एमिशन ट्रेडिंग स्कीम की अगर बात करें तो 2019 में लॉन्च किया था। कि इससे ना क्या कहते हैं कि स्टेट का ना जो पॉल्यूटेंट्स इसके लिए पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, पीएम, एक तो होता है PM10 और PM2.5, ये नैनोमीटर्स में होते हैं, तो ये ज्यादा खतरनाक है ना, बहुत खतरनाक होते हैं। तो ये बेसिकली इन्होंने क्या किया, इसको कम करने की कोशिश करी थी, ये सब चीजों को लेकर के। तो फर्स्ट एवर वर्ल्ड में ये देखे तो मार्केट बनाया फॉर द ट्रेडिंग ऑफ पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एयर पोल्यूशन को कम करना इन अकॉर्डिंग विद द पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल। जैसे मान लीजिए एक इंडस्ट्री है, इसने क्या करा, इसने कम पोल्यूशन, बेसिकली क्या करते हैं, कम पोल्यूशन पर्टिकुलेट मैटर एमिट करते हैं, लेकिन कंपनी भी टू मच, है ना। तो इसने क्या करा, एक एमिशन की लिमिट होती है भाई, ये लिमिट मान लो, ये लिमिट है। अगर इससे ज्यादा पार करोगे तो आपको ना वो फिर भरपाई करनी पड़ेगी उसकी। तो ये जो इतना हिस्सा था उसका एडिशनल जो पार्ट है वो इसको सेल कर देंगे, तो ये दोनों का बराबर हो जाएगा। ऐसा इनका मानना है कि ये बराबर कर देंगे भाई इसको, है ना। सब कंपनियां कर लेंगी ऐसे तो। खैर, ये देखना थोड़ा सा जरूरी है, वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर बनाया गया? हरियाणा से, अगर हम बात करें, पिंजौर में बना दिया गया टू महाराष्ट्र, ठीक है। या तो इसमें 34 क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर्स थे, उनको ट्रांसफर किया गया है, सॉरी, पिंजौर से लेकर के महाराष्ट्र में। तो जेनेसिस के अगर अगर हम बात करें तो 2001 में इसको स्टैब्लिश किया गया था विद यूके गवर्नमेंट की हेल्प, डार्विन्स इनिशिएटिव फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज फंड। हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पार्टनर है और बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी पार्टनर है। इसमें कौन कौन से वल्चर है? व्हाइट बैक डे, लॉन्ग बिल्ड है, स्लेंडर बिल्ड है, ठीक है। तो ये सब चीजें, बीएस शिकारा, शिकारागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा, ये वहां पर बेसिकली इनको रखा गया और वहां पर उनको शिफ्ट किया। स्मॉल ईव बीटल की बात करें तो उनका ये नाम है, देख लेना, आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिला ये काफी सालों में। वेस्ट बंगाल, एलियन है, नॉन नेटिव है ये, ठीक है, इतना याद रखना, सब सारे अफ्रीका से ये है। और नक्सल, अरल सी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देखना है अपने, ठीक है। एक बार इसको देख लो बहुत अच्छे से, लोकेशन क्या है, क्योंकि पीवाई के में तो पूछे ही गए हैं ये कई बार। तो ये कहता है कि यहाँ पर ना जियोलॉजिकल चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, एलिवेशन ऑफ, मतलब ड्राइड लैंड, बेसिन पे, बेसिन वाले एरिया में देखने को ज्यादा मिल रहा है, और सिंस द वाटर डिसिपेट फ्रॉम द अरल सी, ठीक है। तो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है सेंट्रल एशिया की, इतना याद रखना। सी जरूर नाम है लेकिन लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। इधर आप कजाकिस्तान देख लीजिए, उज्बेकिस्तान, इधर रशिया, राइट। और इट वाज फेड बाय आमू दरिया और सिर दरिया, ये टू रिवर्स है यहाँ पर, ये सिर दरिया है और ये आमू दरिया है। तो डिसअपियरेंस का तो वो सिंपल सी बात है भाई, सोवियत एरा में जो रिवर्स है उनका डाइवर्जन कर देना, राइट। और बिकम द हजार्डियस अराकुलम, डेजर्ट बन गया और ड्राई पर अरल से सूख चुका है, तो उसको लेकर के यहाँ पे बात, ठीक है। ये यहाँ पे खत्म है। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई सोशल इश्यूज की तरह। सोशल इश्यूज में कौन कौन सी चीज जरूरी है, बस वही देखेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे। जैसे एक ये हाईलाइट की जाए, ये बहुत जरूरी चीज है। जैसे कि आपका आता है 1981 का आईएलओ कन्वेंशन, क्योंकि यूपीएससी का ना पैटर्न है, इसका 155 नंबर का ये बेसिकली लॉ है। अगर हम बात करें तो यूपीएससी ना पैटर्न बनाता है, बहुत बार पूछते हैं कि वाला कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन से है, चाइल्ड अब्यूज से है, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वॉट, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको ओश कन्वेंशन बोलते हैं। एंड 2006 का कन्वेंशन नंबर 187, इसको प्रमोशनल फ्रेमवर्क फॉर ओश बोलते हैं। ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड है, इतना आप याद रखेंगे, टू इंश्योर राइट टू सेफ्टी इन वर्क प्लेस इन डिजिटल एरा। इतना सा आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे बढ़, ये थोड़ा सा देख लो, मॉस्पी ने एक डाटा निकाला है वुमेन एंड मेन का। जैसे कि सेक्स टू बर्थ, सेक्स रेशियो कितना है इंडिया में, 2014 से लेकर के 2018-20 तक। अर्बन एरियाज का 910 है, और ऐसा जो पहले बेसिकली रूरल एरिया में 907 है। और मैटरनल मोर्टालिटी रेट डिक्लाइन की है, 122 से अब 97 हो चुकी है। मैटरनल मोर्टालिटी, मोर्टालिटी होती है कि भाई जन्म देते वक्त कितनी मदर्स, मैटर मतलब मदर्स का डेथ हो जाते हैं, राइट।
लिटरेसी रेट अगर इंडिया की बात करें तो 84.7% बढ़ चुकी है मेल्स में, 70.3% फीमेल्स में हो चुकी है। 2017 में था ये, विद केरला हैविंग द स्मॉलेस्ट जेंडर लिटरेसी गैप, राजस्थान हैव द हाईएस्ट। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात करें तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है 23% से लेकर के 41% 2023-24 में इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन फीमेल्स का। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो 39% वुमेन्स, और अगर हम बात करें 39% डिपॉजिट्स में कंट्रीब्यूट करती हैं, और लीडरशिप रोल में वुमेन 28% है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पार्ट, और 26% तक ये बेसिकली पहले थे। अब बेसिकली 28% है। पॉलिटिकल पार्टीज में तो फीमेल का वोटर टर्नआउट जो है वो 67% हो चुका है, था पहले बेसिकली 2019 में, अब थोड़ा कम हो चुका है, थोड़ा सा कम हुआ है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, 65% ही है। वायलेंस की बात कर लीजिए तो वन थर्ड, नियरली वन थर्ड ऑफ द मैरिड वुमेन, अगर हम इंडिया में बात करें तो स्पाउसल वायलेंस होता है, हाईएस्ट कर्नाटका में है, फिर बिहार और मणिपुर। बताइए, आप सुनेंगे इसको? अलकिरण क्या है? एक इनिशिएटिव है टू एम्पावर द वुमेन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लॉन्च किया गया अलकिरण को। तो बेसिकली एआई किरण, सॉरी नॉट अलकिरण, एआई किरण, सॉरी सॉरी। इट्स एआई कम्युनिटी, वाइब्रेंट एआई कम्युनिटी को फोस्टर करने के लिए, जहां पर विमेन इनोवेटर्स को बेसिकली लगाया जाएगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साइंटिफिक एडवाइजर जो है इंडिया के, उनके द्वारा इसको लीड किया गया। राइट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक इसका नोडल है। राइट, आईएमएफ की रिपोर्ट है ऑन स्ट्रेसेस ऑन सिल्वर इकोनॉमी। तो आईएमएफ ने रिपोर्ट निकाली, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, राइट, क्रिटिकल जंक्चर को लेकर के, अमंग द पॉलिसी शिफ्ट। इसमें एक हेल्दी एजिंग रिपोर्ट ऑल्सो रिकमेंड पॉलिसी हेल्दी एजिंग इनेबलिंग पार्टिसिपेशन ऑफ ओल्डर इंडिविजुअल। बताइए, ये वो बात है। ठीक है। तो भाई किस तरीके से ना हमारे यहाँ पर सिल्वर इकोनॉमी, ये इसी को बोलते हैं। तो किस तरीके से एजिंग बढ़ती जा रही है, इन सबको क्या करना है ना, हेल्दी एजिंग का बेनिफिट्स क्या है, वो सब चीजें ब्ला ब्ला, नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। Alright, so now let's discuss the science and technology part. सबसे पहले देखिए ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया। तो किसने लॉन्च किया इसको? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसने इसको लॉन्च किया। एंड ऑब्जेक्टिव तो वही है, रोबस्ट फ्रेमवर्क बनाना है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ब्ला ब्ला, मार्केट क्रेडिबिलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किस प्रोग्राम के अंदर इसको लॉन्च किया है? तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। राइट, ओके। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल इसकी नॉडल है। एलिजिबल हाइड्रोजन प्रोडक्शन पाथवेज, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड कन्वर्जन ऑफ बायोमास, वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी क्रूशियल टेक्नोलॉजीज फॉर दिस ईयर्स प्रीलिम्स। वेरिफिकेशन देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स शैल गेट कंडक्टेड एनुअल वेरिफिकेशन बाय द एसीवी एजेंसी, जो कि एक्रेडिटेड कार्बन वेरिफिकेशन एजेंसी है। ग्रीन सर्टिफिकेशन को दिया जाएगा फॉर एमिशन इंटेंसिटी सब। देखिए, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में देख लीजिए। ग्रीन हाइड्रोजन किसको नहीं पता? बेसिकली हम बहुत टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अब आपको ना एक चीज बताता हूँ, आपको ये समझिए जरूरी है कि हाइड्रोजन कौन कौन से तरीके के होते हैं। तो एक होता है आपका, बेसिकली बहुत बार इसको मैंने जो एक्सप्लेन किया है, ब्लैक ब्राउन होता है। बेसिकली इसकी प्रोसेस होती है गोल गैसिफिकेशन, सोर्स इसका कॉल होता है। ग्रे हाइड्रोजन मिथेन रिफॉर्मेशन, नेचुरल गैस होता है। ब्लू हाइड्रोजन आपका मिथेन रिफॉर्मेशन विद सीसीयूएस एंड कोल गैसिफिकेशन मिथेन, जिसकी हम बात करते हैं फॉसिल फ्यूल इसका सोर्स है। टर्कोइश हाइड्रोजन की अगर बात करें तो पायरोलाइसिस है, मिथेन का सोर्स है। पिंक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस है, न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स है। येलो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस, सोलर पावर। व्हाइट नेचुरली अकर होता है, फाउंड इन अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 की अगर हम बात करें तो ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं हम इंडिया को। फेज वन इसका 22-23 से 25-26 तक है। फेज टू 26-27 से 29-30 तक है। तो ये वाला जरूरी हो गया, हमारा फेज टू चलेगा। 5 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम हमको हाइड्रोजन प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, 125 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के साथ। 8 लाख करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, 6 लाख करोड़ फुल फुल टाइम जॉब्स दिया जाएगा, और टीएमएमटी पर एनम कार्बन डाइऑक्साइड को हम अवॉइड करेंगे, खत्म करेंगे। राइट, आगे बढ़े, ये कंप्लीट है। बात करते हैं नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब की। तो नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब बेसिकली कहाँ पर डिटोनेट किया गया? चाइना में। केमिकल रिएक्शन कौन सा होता है? इसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्राइड के साथ एक बहुत पावरफुल एक्सप्लोजन करता है विदाउट ए न्यूक्लियर मटेरियल। इसके अंदर ना हाइड्रोजन का होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से बनता है, पर उसमें इस तरीके से प्रोडक्ट केमिकल्स अलग इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करते हैं, अनलाइक हाइड्रोजन बॉम्ब्स दैट यूजेस रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन आइसोटॉप्स, जैसे कि डायट्रियम, है ना, ट्राइटियम एस फ्यूल। मैग्नीशियम हाइड्राइड की बात करते हैं, सिल्वरी पाउडर है दैट एक्ट्स एज अ सॉलिड स्टेट हाइड्रोजन स्टोरेज मटेरियल। स्केल ऑफ डैमेज की बात करें तो 40% ब्लास्ट फोर्स है इसका, आप पढ़ लीजिए इसको। बट डेमोन्स्ट्रेट ग्रेटर थर्मल डैमेज रेडियस, मतलब बहुत डिस्ट्रक्टेबल है।
फर्क देखना है एटॉमिक और हाइड्रोजन के बीच में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ ये न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है। एटॉमिक हाइड्रोजन होता है न्यूक्लियर फ्यूजन से। फ्यूजन मतलब पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे, एक बड़ा पार्टिकल आएगा, अलग अलग हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय करेंगे। फ्यूजन होगा, आसपास के ये ज्यादा पार्टिकल है वो फ्यूज हो जाएंगे एक जगह आकर के। फ्यूजन अलग अलग होना, फ्यूजन एक साथ होना, तो इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है इसमें न्यूक्लियस का। इसमें फ्यूजन होता है टू लाइट्स एलिमेंट्स का, जैसे कि दो लाइट एलिमेंट्स है, वो हैवियर के साथ फ्यूज कर जाएंगे और एक बहुत हाई एनर्जी रिलीज करें। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 इसके फ्यूल इस्तेमाल होते हैं। डायट्रियम ट्राइटियम इसके अंदर यूज होते हैं। तो आप इस तरीके से याद रखना, ये एक्स अलग अलग हो रहे हैं, फिजन ये फ्यूजन है, ठीक है। जेवॉन्स पैराडॉक्स क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने इसको हाईलाइट किया कि भाई जो एआई सिस्टम्स को जो अडॉप्शन मिल रहा है उसके चलते है ये। So it is the idea that technological progress that make a resource cheaper or more efficient to use often leads to an increase in demand for the resources. इसको बोलते हैं जेवॉन्स पैराडॉक्स। सिंपल सी बात है, वो तो होना ही है। विलियम स्टैनली जेवंस फर्स्ट थे जिन्होंने पैराडॉक्स को एक्सप्लेन किया था 1865 में, जब स्टीम इंजन की बात करते हैं। तो इन केस ऑफ एआई ये भी बेसिकली पावरफुल बनी जाएगा, एक्सेसिबली बन जाएगा, और फिर वो ग्रो करेगा। टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट गूगल रिसेंटली लॉन्च्ड, उन्होंने 7 जनरेशन टीपीयू लॉन्च किया, इसको बोलते हैं आयरन वुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो ये टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट है, ये स्पेशलाइज प्रोसेसर होता है, राइट, जिसको गूगल ने डेवलप किया था। Tensors are multi-dimensional arrays that store a specific type of value. तो डाटा एनालिसिस और इन सब में, राइट, ऑपरेशंस में ही काम अब एक तो होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, एक ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो ये क्या होते हैं, ये वेरियस टास्क को कर लेते हैं, जैसे सीपीयू आपके कंप्यूटर में लगता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, 2 से 16 कोर्स होते हैं उसके अंदर। अब कोई आईसीटी वाला है तो अच्छे से समझा पाएगा। जीपीयू की बात करें तो स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर होता है डिजाइन टू परफॉर्म द मल्टीटास्क कंकरेंटली। ये इसका अपडेटेड है, वो उसका अपडेटेड है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। नहीं, मिशन फ्राम 2 की क्या हुई, हैज बीन लॉन्च्ड यूजिंग ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ऑफ स्पेसएक्स। तो ये बेसिकली हम बात करें तो इंक्लूडिंग इसके अंदर ना सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट है। एक्सरे स्पेस में किया जाएगा, मशरूम कल्टीवेट करेंगे माइक्रोग्रेविटी में, वो सब ब्ला ब्ला, ये सब चीजें हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पर ना एग्जांपल्स दे रखे हैं कि भाई कौन कौन से ऑर्बिट्स में किस कौन कौन से तरीके के एप्लीकेशंस, और वहां पर हम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं। तो लो अर्थ ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस, मीडियम अर्थ, जियो स्टेशनरी। तो इस 2000 तक का एल्टीट्यूड यहाँ पर होता है, ये 600 से 800 होता है, ये 36,000 तक होता है, 35,000 तक। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर हम बात करते हैं, एक बार देख लेना नोट्स में। ऑलराइट, आर्यभट्ट सैटेलाइट देखते हैं। बेसिकली इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट थी, 50 साल हो गए, लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया था। एक्स एस्ट्रोनॉमी एरोनॉमिक्स जो स्टार्टिंग का होता है। 1975 में ना सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट गया था वोल्गोग्राद लॉन्च स्टेशन से, वहां पे हमने इसको भेजा था। डीसेलेनाइजेशन टेक्नोलॉजीज हो चुकी है। सिंपल सी बात है, पानी जो सॉल्ट वाटर होता है उसको ट्रीट करके बेसिकली पीने लायक बनाने की मशीन्स, उसके टेक्नोलॉजी के बारे में। जो हाइड्रोफोबिक ग्रेफाइन बेस्ड मटेरियल होता है उसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। तो इंडिया में फ्रेश वाटर का क्राइसिस वही से 71% जो वाटर है अर्थ का, वो बेसिकली सरफेस है उससे कवर है, पर पीने लायक तो 3% से भी कम है। तो वो बात है। तो डीसेलेनाइजेशन टेक्नोलॉजी ना बहुत सालों से करते हुए आ रहे हैं, और जापान तो बहुत ही आगे इन सब चीजों में। तो बस वही सब चीजें, इसमें थर्मल टेक्नोलॉजी और मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी दो तरीके की है। इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप बात करते हो सेलाइन वाटर की हीटिंग, और जो कंडेंस्ड वेपर है डिस्टिल्ड वाटर, उसको प्योर वाटर में प्रोड्यूस करके निकाल सकते हैं। तो वो सब चीजें इनके बारे में आप एक बार देख लीजिए, राइट। ओके, राइट। अब थोड़ा सा कल्चर देख लो भाई, कल्चर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम बात करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र। तो अभी यूनाइटेड नेशन जो यूनेस्को है बेसिकली, छोड़ो, है ना, उन्होंने बेसिकली क्या बोली है कि भगवत गीता और नाट्य शास्त्र के जो मैन्युस्क्रिप्ट है उनको वर्ल्ड, सॉरी, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में ऐड कर लिया। तो कितनी बड़ी बात है, ये भगवत गीता की एक ना आपको वन ऑफ द अर्लीस्ट कॉपीज में से एक देखने को मिलेगी। जेनेसिस तो सिंपल सी ये बात है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम जो है 1992 में, वही जितने भी हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज है उनको प्रिजर्व करना, यूनिवर्सल एक्सेस देना। तो इसकी बात है यहाँ पर। इसकी एडवाइजरी कमेटी 14 मेंबर्स के अंदर होते हैं। करंटली 570 वर्ल्ड इंस्क्रिप्शन है जो इसके अंदर है, राइट, 1995 से। ओके, 4 रीजनल रजिस्टर्स हैं। नेशनल मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमिटीज मोर देन 100 कंट्रीज,
तो ये सब चीजें आप एक बार देख लेना। भगवत गीता के बारे में तो पता ही है आपको। वेद व्यास के द्वारा कहते हैं 700 वर्सेस एंड 18 चैप्टर, 18 अध्याय इसके अंदर। तो जिसने नहीं पढ़ी पढ़ लो। थोड़ा सा मुझे लगता है इनके बारे में देखना पड़ेगा आपको। इसके अंदर अब भीष्म पर्व अध्याय है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है एपिक महाभारत। उसके अलावा वैदिक, बुद्धिस्ट, जैन, इन चारावाक के बारे में भी आपको यहाँ से पता चलता है। बेटल ऑफ कुरुक्षेत्र तो पता है, निष्काम कर्म योगा, यहाँ से ही है निष्काम कर्म। राइट, 3 मार्ग बताए गीता में, कर्म, ज्ञान और भक्ति। ठीक है। और या शंकराचार्य, शंकरादेव सॉरी, जो वैष्णव सेक्ट के हैं असम, वाज इंस्पायर्ड बाय द भगवत गीता। वो सब चीजें हैं, किसने किसको इंस्पायर नहीं किया। नाट्य शास्त्र भी कोई कम डॉक्यूमेंट नहीं है, बड़ा पॉपुलर नाट्य शास्त्र है। साइंस ऑफ, हम बात करते हैं इसकी ड्रामाटर्जी, राइट, ड्रामाटर्जी। तो ये भारत मुनि के द्वारा लिखा गया था एंड 2nd सेंचुरी बीसी में, तो बहुत पुराना ही है। तो इट्स एन एपिटोम ऑफ नाट्य वेद, जिसको मैं बात बता रही एन ओरल बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, जैसे कि आपका नाटक शास्त्र होता है, वो सब चीजें। ठीक है। गंधर्व वेद इसको भी बोला गया, 36,000 वर्सेस हैं। और नाट्योत्पत्ति, इसका मतलब है बर्थ ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। इसका मतलब है ओरिजिनल स्टोरी ऑफ द नाट्य शास्त्र। इसके अंदर बाकी सब चीजें आप एक बार देखना। चार, अगर हम बात करें तो या चारों वेदों की आपको इसके अंदर समायोजन देखने को मिलेगा, जैसे ऋग्वेद है ना, आपके साम वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसको इसलिए 50 वेद भी बोलते हैं। ठीक है। हम्म। अब यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की कब कब मीटिंग्स हुई थी, वो आप यहाँ पे देख लेना। कब कब कौन कौन सा ऐड किया गया था इंडिया की तरफ से। तो पहला आपको आता है, ये थोड़ा सा देख लेना है, थोड़ा जरूरी है, इसको ध्यान से देखो। 2023 में लास्ट था, उसके बाद अभी हुआ है। तो नॉन अलाइन्ड मूवमेंट की जो आर्काइव्स हैं, उसके अलावा अभिनव गुप्ता, इसको ऐड किया गया 1940 से 1015 तक थे। मैत्रेय वराकरण एंड गिलिकेट मैन्युस्क्रिप्ट 2017, ये आपका आ सकता है। शांतिनाथ चरित्र, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम बात करते हैं, ये जो आपको नाम दिख रहा है विमल प्रभा, ये देख लेना भाई, बड़ा ही जो है ना बड़ा नाम है। और तारीखे खानदान ए तिमुरई। और ये आपके ऋग्वेदा है, सेवा मैन्युस्क्रिप्ट पौंडीचेरी आर्काइव्स ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी, द आईएएस तमिल मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन। तो ये सब बेसिकली किसके पार्ट हैं आपके, यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। एग्रीकल्चर की बात कर लो आप, इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो अभी न्यू रेडियो कार्बन डेटिंग की स्टडीज निकल के आई है। कहाँ पर, मेहरगढ़ में। कहाँ पर, ठीक है, मेहरगढ़। ये साउथ ईस्ट एशिया का ओल्डेस्ट न्यूलिथिक फार्मिंग सेटलमेंट माना गया इन पाकिस्तान, 8000 बीसी से लेकर के 5200 बीसी तक। तो आईबीसी की मेजर एग्रीकल्चर साइट्स कौन कौन सी है, सॉरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपका इधर हम बात करें हड़प्पा पर, इसी इधर के मेहरगढ़ है। ठीक है, इधर मोहनजोदारो है, चानुदारो, सूरकोतला, लोथल, धोलावीरा, रंग रंग। ठीक है। तो इसको रिवाइज करके दोबारा बेसिकली क्या मेहरगढ़ जाता है। और ये बताने की जो जरूरत है नहीं वैसे कि भाई कौन कौन सी क्रॉप्स की जाती थी बराबर, क्योंकि हम बार बार कर चुके हैं इसको कई बार। और लेक्चर भी आर्ट एंड कल्चर का, तो वहां से देख सकते हैं, है ना। तो वीट एंड बार्ले अपन करते ही थे, वीट एंड बार्ले, राइट, ये करते थे। इसके अलावा मस्टर्ड हुआ, सीशम, उसके अलावा कॉटन, डेट्स यानी खजूर, लेग्यूमिनस प्लांट जिसे, राइट, उनको खरीफ की तरफ बोते थे। वीट भी देखने को मिला आपको हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों जगह, वेरे तो बारले वो ऑल्सो को कहाँ पर छोड़ तू गई। ठीक है, लोथल एंड रंगपुर जो है गुजरात में, यहाँ पर राइस कल्टीवेशन देखने को मिला। और हस्क कहाँ पर आपको रंगपुर में मिली। पल्सेस, जैसे कि आपकी ग्रीन चना यहाँ पर होता था, काला चना होता था, होर्स ग्राम होता था। यहाँ पर जैसे आपके बलाथल है, यहाँ पर आपको हड़प्पा है, यहाँ पे आपको मिले साक्ष्य। अगर हम बात करें ब्रासिकास, ब्रासिकास होता है ब्राउन सैरोन, येलो सैरोन, टोरिया। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं। जस्ट अ सेकंड। ठीक है। उसके अलावा ब्रासिया जूनिका, ये मस्टर्ड है। तो आपको चानुदारो और सूरकोतला में देखने को मिलेगा, जो कि ऑयल, मेडिसिन, बर्ड फीड इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉटन भी बेसिकली उगाया गया है उसके अलावा बेबीलोनिया, ग्रीक नेम्स देखने को मिले हैं कॉटन पे, सिंधु सिडोन, ये सब चीजें। फ्रूट्स, फ्रूट्स में बेर होते थे, और उसके अलावा डेट्स, पाम, ग्रेप्स, है ना, ये सब वॉलनट्स, ये सब आपको देखने को वहां पे मिलेगी। ठीक है, ये आप वहाँ का प्लाफ है, प्लाफ यानी कि जो हल है। एग्रीकल्चरल टेक्निक कौन कौन सी थी, प्लाफ सबसे पहले तो यही है, सुमेरियंस,
से हमने यहाँ से लर्न करी थी और सब चीजें टेराकोटा वगैरह का बनाया जाता था। टेराकोटा क्या होता है, सॉफ्ट मिट्टी होती है, मैंने सब समझाया यार। व्हील्ड कार्ट क्या होती है, वही ये सब ब्लॉक कार्ट जैसा ही होता है, हाईलाइट एनिमल पावर। क्रॉपिंग पैटर्न्स का इस्तेमाल करते थे, कालीबंगा में रिवील किया, ये फॉरवर्ड फील्ड है जहाँ पर ग्रीड पैटर्न बना हुआ है और मिक्स्ड क्रॉपिंग करते थे। सैडल कर्न क्या होता है, तो ये मॉडर्न इक्विवेलेंट जैसे सिलवट्टा होता है जो कि चक्की पीसते हैं ना वो, आटा जो अपने गेहूं वगैरह पीसना होता है ना, वो उस वक्त भी इस्तेमाल यहाँ पर करते थे क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए। वाइल्ड एनिमल्स लाइक डियर, वाइल्ड बोर, इनसे थ्रेटन तो रहता ही था, तो टेराकोटा के स्लिंग बोल्स बनाते थे ये, एंड फार्मर को यूज करते थे तो इसके अंदर पेस्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं। लैंड एंड इरिगेशन प्रैक्टिस का तो क्या ही बात है, बताइए है अपन ने। एडवांस इरिगेशन जैसे गबरबंद, कैनाल, वेल से बना रखा था। बात करते हैं वही कॉम सत्याग्रह की, कितनी बार से पढ़ा दिया आपको इसके। अगर हम बात करें तो सैटरनरी हो चुकी है इसको दश, है ना, वो पूरी। तो तो बेसिकली नवंबर 30 1925 में ये हुआ था, तो 100 साल हो गए इसको, देख लो आप। तो अगर हम बात करें केरला प्रयत्नाम लॉन्च डिसीजन टू लॉन्च जो कैंपेन है फॉर द टेम्पल एंट्री और रोड राइट्स जितने भी हिंदू थे, 1923 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी कहा था कि केरला के जो प्रोविंशियल काउंसिल है अनटचेबिलिटी की इशू उठाया था बेसिकली। फिर 24 और फिर हम बात करते हैं मार्च, मार्च 1924 में वेकम सत्याग्रह स्टार्ट हो गया था, राइट। एंड फर्स्ट सत्याग्रह इसको मानते हैं टू ओपन द टेम्पल्स एंड रोड्स, ठीक है। तो नॉन वायलेंट सिविल राइट मूवमेंट था ट्रेवेनकोर केरला हाईएस्ट, जो अगेंस्ट जो हिंदू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे करते थे सवर्ण और अवर्ण लोगों में। तो इसलिए हम यहाँ पर बात करते हैं कौन कौन गिरफ्तार हुए। गोविंद पन्निक्कर, जो नायर ए वल्लियम, एजावा कुंजपू, तो पुलया मार्च अहेड ऑफ द टेम्पल, इन सब की तो है। शिवा टेम्पल वैकोम में है, वहां पर ये सब कर रहे थे। की लीडरशिप कौन है, ऑफ कोर्स टीके माधवन 1917 ने। अगर हम बात करें सबसे पहले इन्होंने बात उठाई थी इस चीज की, लेकिन इनका जो रूलर है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रूलर है, मतलब रूलर नहीं है सॉरी, लीडर है वो के कलप्पन है, जो केरला गांधी भी कहते हैं। केपी केशवा मेनन, ये भी बड़े रूलर थे, सॉरी लीडर थे। रूलर इतना क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ एक्चुअली, इसलिए। ईवी रामास्वामी निक्कर, ये बहुत बड़ी पर्सनालिटी। पेरियार इनको बोलते हैं, इनको भी वही कॉम वीरार भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने भी बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर सहायता करी। गांधी भी विजिट किया वही कॉम, है ना, तो वो सब चीजें महारानी से मिले, वो सब चीज आप एक बार देख लेना, वही कॉम अच्छे से समझाया हुआ है। अब ये यहाँ पे देखो, बनारसी शहनाई और तबला इनको जीआई टैग दिया गया है। तो इसको आपको याद रखना है, विंड इंस्ट्रूमेंट होती है शहनाई, सबको पता है। बिस्मिल्लाह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इसके टॉप अप के लेजेंडरी फिगर है। बनारसी तबला तो 200 साल पहले इसको पंडित राम सहाय ने इसको डेवलप किया। एंड सिक्स प्रिंसिपल होते हैं तबला घराना, सिक्स प्रिंसिपल तबला घराना इंडिया में, इंडिया क्लासिकल म्यूजिक, राइट। और यहाँ पे पंडित किशन महाराज जी जो टॉप नॉच के लीजेंडरी फिगर है। कन्नड़ी भैया ट्राइबल क्राफ्ट, ये फर्स्ट ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट है फ्रॉम केरला, जिसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। ये मिरर मैट, इसको मिरर मैट भी बोलते हैं। सॉफ्ट इनर लेयर ऑफ रीड बैम्बू की ये बनती है, ठीक है। हार्वेस्ट फेस्टिवल है, फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर इसको मनाया था। बैसाखी पंजाब, विशु केरला तमिलनाडु, पोइला बोसाख वेस्ट बंगाल। और जैसे आपके बिहू असम में होता है, पुथंडू तमिलनाडु, मकर संक्रांति महाराष्ट्र कर्नाटका तेलंगाना, लोहड़ी पंजाब, है ना, पोंगल तमिलनाडु में। इस तरीके से पद्मा अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो दिया गया अमंग्स द हाईएस्ट मिलियन है, और रिपब्लिक डे के अवसर पर दिया गया। अच्छा, बात करते हैं स्कीम्स की, बहुत क्रूशियल स्कीम्स है। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो स्कूल्स है ऑलरेडी उनको ही उनको उनका डेवलपमेंट किया जाएगा एज अ पीएम श्री स्कूल्स, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया जाएगा, वो सब चीजें। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ कोर्स सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है ये, है ना। और 5 साल के लिए रहेगी, 27 तक रहेगी, ठीक है। बाकी तो इसके अंदर एमओयू साइन करे किया जाएगा, स्टेट ड्यूटीज करेंगी सेंटर के साथ, क्वालिटी एजुकेशन वगैरह इसके अंदर रहेगा। नॉट सो इम्पोर्टेंट यार, मतलब इतना याद रखना था इसमें आपको, कुछ खास है नहीं। कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे अच्छे से, अपॉइंटमेंट्स अच्छे से होगा, सब चीजें। प्लेसेस इन न्यूज में तो उत्तर प्रदेश गाजियाबाद नगर निगम ने फर्स्ट ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड्स को लॉन्च किया, हमने देखा बार पर। बनारस से शहनाई और तबला को
जी टैग मिला। बिहार में अगर हम बात करें तो बोध गया का जो बुद्धिस्ट मोंग है उन्होंने प्रोटेस्ट किया है टू रिपील द बोध गया टेम्पल एक्ट। गुजरात की अगर हम बात करें तो सूरत एमिशन ट्रेडिंग स्कीम लाई। झारखंड में मनोदार वर्ल्ड सेंचुरी बनाई गई। मध्य प्रदेश में पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क बनाया गया। चीता को साउथ अफ्रीका से रिलोकेट किया पूनो में, है ना। और तेलंगाना की गांधी सागर में, सॉरी, तेलंगाना में तो एससी सब कैटेगराइजेशन किया गया जो कि फर्स्ट है। केरला की अगर हम बात करें, एमएससी टर्की डॉक्ड एट द विजिलम पोर्ट। इंडिया का फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट है। तमिलनाडु के कलप्पन फर्स्ट फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर को कमीशन किया गया। यहाँ पर भी अगर वर्ल्ड की न्यूज देख लो, मतलब जो प्लेसेस हैं, स्लोवाकिया के, इसकी पोजीशंस देख ही लीजिए आप, तो है ना, कुछ नहीं। बंदर अब्बास पोर्ट कहाँ पर है? ईरान में है ना। कोलिस्तान डेजर्ट है पाकिस्तान में। अरल सी रीजन देख चुके हैं, थाईलैंड देख चुके हैं, ताइवान स्ट्रीट देख चुके हैं हम, जो चाइना ने लॉन्च किया था, स्ट्रीट थंडर मिलिट्री ड्रिल्स वाले एरिया में। फिर आपका टोंगा, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली अर्थक्वेक आया था। मलेशिया, सऊदी अरेबिया, लिसोतो ये देख लीजिए, यूएस ने 50% टैरिफ लगा दिया इस पे, है ना। लिसोतो बताया था मैंने क्या इश्यू था इसका, यूएस क्या कर रहा है इनके साथ। मोराग एक्सिस, तो इजराइल कंप्लीटेड टेक ओवर ऑफ ए न्यू सिक्योरिटी कॉरिडोर। कोस्टा रिका में वोल्केनो इरप्ट हो गया। ओके, ठीक है। थोड़ा सा पर्सनालिटीज भी देख लीजिए। जगत गुरु बसवेश्वर है, तो प्राइम मिनिस्टर ने इनको होमेज दिया इस चक्कर में। तो 12वीं सेंचुरी के फिलोसोफर है राइट। और कर्नाटका से ही है, तो लिंगायत ट्रेडिशन के फाउंडर है ये। बहुत बड़ी बात है ये, है ना। सोशल अवेयरनेस और पोएट्री, इनको वचनास बोलते हैं। की बिलीव्स क्या है? कायक वर्क एज ए शिप, और दसोहा, दसोहा था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। इन्हें कौन नहीं जानता बताओ, कोई जानता है इन्हें? बच्चा बच्चा जानता है भारत का छत्रपति शिवाजी महाराज, राजे अपने राजे, राइट। तो इनके बारे में बेसिकली 345th बर्थ डेथ एनिवर्सरी इनकी रही, तो उसको इसलिए बेसिकली इनको जो है क्या, तो 3 अप्रैल 1680 में इनकी डेथ हो गई थी। शिवनेरी पोर्ट में बोर्न हुए थे, पूना में। तो इस तरीके से राज्याभिषेक era मतलब बड़ा पॉपुलर है। गुरिल्ला वो टैक्टिक्स से सब पता है। तो इसी के साथ आपके अप्रैल के कंप्लीट होते हैं। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। अब इसकी इसी के साथ नॉन स्टॉप, इसके बाद जस्ट आपके बाद मई का आ जाएगा, मई के बाद जून का आ जाएगा। ऐसे करते करते हम दिसंबर तक के सारे कंप्लीट कर लेंगे। दिसंबर तक फिर आपके PT 365 लेकर के आएंगे, सब कुछ उसका कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उसकी भी रिकॉर्डिंग्स चालू है, जल्द से जल्द उनको अपलोड करेंगे। जब तक